क्या क्या पढ़ना है हमें, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्रोबेबिलिटी के कुछ आज की क्लास में मैं 25 से 27 सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होंगे कि उसके मल्टीपल पार्ट्स होंगे, तो ओवरऑल पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। वेन डायग्राम बेस्ड भी जाएंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड भी जाएंगे, बेस थ्योरम बेस्ड सवाल भी करेंगे, और हम बैगर्स थ्योरम बेस्ड सवाल भी करेंगे। कैसे अप्लाई करना है इन्हें वो सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। खाली थ्योरम पता होने से आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर सकते सोल्व, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में यूज किया जाएगा और उसे यूज करते हुए कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी मैंने एक प्रोबेबिलिटी की वीडियो डाली थी क्रैश कोर्स की, यूट्यूब पे अगर आपने देखी हो, 2.5 घंटे की वीडियो है। इसमें मैक्सिमम टाइप्स ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा तो काफी क्वेश्चंस आज की क्लास के आप ऑटोमेटिकली खुद भी बना पाएंगे। और आज की क्लास में मैं अभी सीजीएल मेंस हुआ था और सीएचएसएल मेंस हुआ था, उसके क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा प्रोबेबिलिटी के जो पूछे गए हैं। एसएससी के यही क्वेश्चंस है हमारे पास, तो वो सारे के सारे भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये वीडियो आपको पहले अगर आपने देखी होगी तो ही आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्रोबेबिलिटी की तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, तो ये क्लास जरूर आप देखें। बाकी अगर आपको डिटेल में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है कि बेसिक बाय बेसिक, तो उसके लिए भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिटेल में और प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल डिटेल में यूट्यूब पे भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी और एप्लीकेशन पे भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के लिए जो टेस्ट सीरीज है ये 149 रुपीज के, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। जो एग्जाम लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस पे बेस सारे के सारे मॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक और एडिशन किया है, आपको 5 सेक्शनल टेस्ट मैथ्स के और रीजनिंग के भी इसके साथ फ्री दिए जाएंगे, जो आप लगा सकते हैं, जो अपलोड हो जाएंगे। और ये मॉक टेस्ट सीरीज ऑफिसर बैच स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री रहती है। बाकी अगर आपने और कोई कोर्स किया है आरबी एप्लीकेशन पे तो आपको परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफिसर बैच स्टूडेंट जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करके अभी चल रहे हैं और ऑफिसर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। इसमें हमारा 3 अक्टूबर से नया डेली टारगेट्स वाला सीक्वेंस ग्रुप पे स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पे ये बताया जाएगा कि आपको क्या क्या पोर्शन कोर्स के अंदर से करना है, जिससे कि आप लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट तैयारी कर सकें और आपको कभी भी ये ना लगे कि आपसे कुछ छूट रहा है। क्योंकि एसएससी का सिलेबस वास्ट है, लेकिन अगर हम उसे स्प्लिट करके डेली बेसिस पे एक रूटीन में कवर करें तो कोई भी दिक्कत नहीं होती और हम लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। वो चीज आपको यहाँ पे करवाई जाएगी और आप देखेंगे आपको इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लगेगी। इससे पहले एक बैच हमारा सितंबर में सिमिलर स्टार्ट हुआ था। और मैथ्स कोर्स के लिए कंप्लीट आप द्रोणाचार्य बैच को फॉलो कर ही सकते हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल आपको जीरो लेवल से अगर आपको चलना है तो 250 आवर्स का एक सेपरेट कोर्स बना रखा है इसी के अंदर। और अगर जिनके बेसिक्स ठीक ठाक हैं वो डायरेक्टली मेंस बैच से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जो लगभग 150 आवर्स के आसपास होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, उस हिसाब से आप यहाँ पे दोनों चीजों से तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स कोर्स के अंदर दोनों सेपरेट फोल्डर्स के अंदर क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। और जो लोग पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं उसके बाद भी उन्हें प्रैक्टिस करनी है तो वो सेकंड कोर्स से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एओ के लिए आप ये वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलो अब हम प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की थोड़ी सी बात करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम एक चीज सीखते हैं, एक होता है हमारे पास परम्यूटेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है n ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे उसे r प्लेसेस पे क्या करना है, अरेंज करना है, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मेरे कॉम्बिनेशंस बनते हैं npr, जिसमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है। जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जिस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मैटर करेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास 3 नंबर्स हैं 3 4 5 6, 4 नंबर ले लिए, मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं इन्हें यूज करके, ठीक। तो उस पर्टिकुलर केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, मतलब एक नंबर को मैं एक बार ही डाल सकता हूं। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मैं 3 को यहां रखता हूं और 3 को यहां रखता हूं तो इट विल गिव मी अ डिफरेंट नंबर, राइट। तो ऑर्डर कौन सा नंबर कहां पे आएगा ये मैटर करेगा। तो इस केस में हम परम्यूटेशन लगाते हैं, हम कहेंगे हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर हैं, कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, तो 4p3 ये मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे। 4p3 का मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और ये आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 24। क्लियर। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। कई बार ये वाली चीज हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, अगर मेरे पास उल्टा हो जाए, नंबर ऑफ प्लेसेस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, और अगर मेरे पास r प्लेसेस हो जाए और
मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास क्या हो जाए, r बड़ा हो जाए किससे, n से, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा फॉर्मूला बन जाता है RPN। उससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, कुछ चेंज नहीं आएगा। चलूं आगे। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यहां पे हमें चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। मान लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से मुझे कुछ लिमिटेड सिलेक्ट करने हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है NCR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये होता है r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट्स r ऑब्जेक्ट्स टू बी चूजन एट अ टाइम, ठीक है। कॉम्बिनेशन हम इसलिए यूज करते हैं और प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का ज्यादा काम पड़ता है एज कंपेयर टू परम्यूटेशन। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक छोटी सी रिवीजन क्लास मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। रिवीजन क्या होती है, जैसे परम्यूटेशन की अगर मैं बात करूं, मुझे दे रखा है 5p3। इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है 5 और नीचे आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, ठीक है, 5 से स्टार्ट करूंगा और 3 बार लिखता चला जाऊंगा, 5 फिर 4 और फिर 3। यहां पे 3 दे रखा था ना, तो 5 4 और 3 लिखूंगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। मान लो मेरे पास होता 10p7, तो मुझे क्या करना पड़ता, 10 इंटू 8, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। 7 बार लिखना है मुझे, 3 और 4 7। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर हो गया। अगर मैं परम्यूटेशंस की बात करूं तो उस पर्टिकुलर केस में हम इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अब मैं कॉम्बिनेशन का ऐसे एक हल्की सी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे दोबारा से मूव करेंगे। ये मैं एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूं फिर से कि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी तकलीफ ना हो। क्लियर है सभी लोगों को। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास है NCN। ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये होगा मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल कट जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1, तो ये आएगा मेरे पास 1। ऐसे ही अगर मैं NC0 कर दूं तो ये क्या आएगा मेरे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो मेरे पास n से n कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं NC1, तो ये क्या होगा मेरे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप देखेंगे n माइनस 1, n फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, तो ये कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ये सिर्फ n। ऐसे ही NC1 हो या फिर NCN माइनस 1 हो, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो अगेन सेम रिजल्ट आएगा और मेरे पास रिजल्ट बनता है क्या, n। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, मैं कहूं 12C0, क्या आंसर आएगा आपका 1। 12C12, ये क्या आएगा मेरे पास 1। मैंने कहा 12C11, क्या आंसर आएगा आपके पास, ये n है, ये n माइनस 1 है, ये आएगा 12। मैंने कहा 12C1, क्या आंसर आएगा 12 आएगा। ये डायरेक्टली हमें कर पाना चाहिए, हमें इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता हूं, मैंने कहा 12C10, तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है सर नीचे 10 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर 12 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे मेरे पास 12 माइनस 10 फैक्टोरियल आएगा। इस चीज को फटाफट से हम कैसे सोल्व करते हैं, मुझे पता है जब 12 फैक्टोरियल को स्प्लिट करूंगा तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू में मेरे पास 2 फैक्टोरियल आएगा। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कटेगा और मेरे पास 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो जब एग्जाम में हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे। मेरे पास था 12C10, राइट। अगर मैं देखूं इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है। अगर 2 का गैप है तो 12 से मैं 2 टर्म्स लिखूंगा। ऐसे मेरे पास होता जैसे 14C12, तो मैं क्या लिखता, गैप कितने का है, 2 का है, तो मैं नीचे तो लिखूंगा 2 फैक्टोरियल और ऊपर लिखूंगा 12 और उससे एक छोटा नंबर डेट इज 13, 2 वैल्यूज सिर्फ। ये मेरे पास क्या दे देगा, इसका आंसर दे देगा 7 इंटू 13 डेट इज 91। क्लियर हो गया। ऐसे ही मेरे पास होता क्या, से मेरे पास होता 12C10, क्या आंसर होता मेरे पास, गैप कितने का है, 4 का है, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, 14 13 12 एंड 11। दिस विल बी माय आंसर। सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। अब यहां पे मेरे पास उल्टा आ जाता 14C4। अब ध्यान से देखना, यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू है,
14C4 अगर यहाँ पे मेरे पास बहुत छोटी वैल्यू है इस वाली वैल्यू से, तो कुछ नहीं करना, फिर ये जो 4 यहाँ पे लिखा है ये इतने टाइम्स ले लो आप, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, ये 4 बार ले लिया मैंने। और इनका जो यहाँ पे मेरे पास ये 4 था, नीचे 4 फैक्टोरियल लिख दिया, तब भी मेरे पास बात क्या होगी, सेम होगी। अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है, अगर ये मेरे पास बड़ी वैल्यू है तो डिफरेंस को यूज करेंगे, अगर मेरे पास ये छोटी वैल्यू है तो हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एनसीआर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो या तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे या फिर ये वाले को चूज करेंगे, किसी भी केस में आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। फटाफट से देखिए, ये सारी चीजें आपकी रिवाइज हो गई हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगा। गुड मॉर्निंग राजू, गुड मॉर्निंग मम्पा, चलें आगे। अब हम अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास जो सीजीएल 2022 टीयर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहता है एक जार है जिसके अंदर 6 व्हाइट 8 ब्लैक और 4 रेड एंड 3 ब्लू मार्बल्स हैं। अगर एक सिंगल मार्बल को रैंडमली चूज किया गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो या तो ब्लैक मार्बल हो या फिर ब्लू मार्बल हो। कैसे सोल्व करेंगे, टोटल कितने मार्बल्स है मेरे पास, 6 और 8 14, 4 18 और 3 21। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए या तो वो क्या हो, ब्लैक हो या ब्लू हो। ब्लैक है 8 और मेरे पास ब्लू है कितने, 3, तो ये हो गए 11। दिस विल बी माय आंसर 11/21। प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल मेरे पास 21 में से कोई भी एक आता, मुझे चाहिए 11 में से कोई एक, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना सिंपल सा सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल सीजीएल 2022 टीयर 2 का ही है। कहता है A speaks truth 5 out of 7 times, B speaks truth 8 out of 9 times. What is the probability that they contradict each other in stating the same fact? कैसे करेंगे, क्रैश कोर्स वाली वीडियो में कराया था। अगर A की बात करूं मैं तो वो सच कब बोलता है, वो बोलता है 5 out of 7 टाइम्स। अगर मैं फॉल्स मतलब लाई कब करेगा, वो झूठ कब बोलेगा, तो आप कहेंगे सर 2/7 टाइम्स, 1 में से 5/7 को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, तो मैंने कहा ये लाई झूठ बोलेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का केस क्या होगा, वो सच बोलता है 8 out of 9 टाइम्स, तो मेरे पास झूठ कब बोलेगा, 1 में से 8/9 घटा दूंगा तो 1 out of 9 टाइम्स क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा। हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे सेम फैक्ट को बताने के लिए। अब कॉन्ट्रडिक्ट क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ए सच बोल दे और बी क्या बोल दे, झूठ बोल दे, या फिर क्या करें, बी सच बोल दे और ए क्या कर दे, झूठ बोल दे। तो इन दोनों की स्टेटमेंट दोनों केसेस में क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर ए लाइव झूठ बोल रहा है, बी भी झूठ बोल रहा है, हो सकता है दोनों अलग अलग झूठ बोल रहे हैं, तो उस केस में भी उनकी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। लेकिन क्या होता है जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं तो हम इस वाले केस को कंसीडर नहीं करके चलते। तो आप यही केस कंसीडर करेंगे कि ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, बी ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोलेगा, तभी ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। और मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, ये हो गया 5/7 इंटू में 1/9 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2/7 इंटू में 8/9। तो ये तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 63 ही आएगा, 16 + 5 21/63 1/3। दिस विल बी माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। कोई क्वेरी है तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। आज की क्लास का लेवल काफी अच्छा जाने वाला है, तो बी रेडी कि आपको अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, सारी चीजें। अब कुछ वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक सवाल है, probabilities of passing in the exams by 4 students A, B, C and D are 1/2, 1/3, 1/4 and 2/3। 4 लोग हैं मेरे पास, एक बड़ा एग्जांपल मैंने लिया है। A, B, C and D, उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी कितनी है, ठीक है। हमसे ये सारे सवाल पूछे गए हैं, A और B पास हो जाए, C और D फेल हो जाए, A और B क्या हो जाए, A, B, C फेल हो जाए, D पास हो जाए, कोई भी पास ना हो एग्जामिनेशन के अंदर।
at least one of them pass the examination, all 4 will pass the exam, exactly 3 of them will pass the exam, exactly 2 of them will pass the exam, exactly 1 of them will pass the exam, at least 3 of them will pass the examination. अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसमें तो मैंने कुछ केसेस लिए हैं, इसमें और भी केसेस बनाए जा सकते हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल पास द एग्जाम, एटलीस्ट 1 ऑफ और कुछ भी एग्जामिनर बनाना चाहे तो क्वेश्चन बना सकता है। एक बार कंसेप्ट समझ गए आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल के देखो कि क्या आप निकाल पा रहे हो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का हम आंसर यहाँ पे निकालेंगे। देखो दो चीजें बनेंगी, या तो पर्टिकुलर पर्सन पास होगा या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन क्या होगा, फेल होगा। पास की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फेल वाली हम निकालेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? प्रीवियस वीडियो में भी जो मैंने पहले डाली थी क्रैश कोर्स वाली, उसमें ये सारी चीजें करवाई थी, आपको बताया था एक बार कि कैसे कैसे निकालते हैं, उसमें बेसिक कंसेप्ट भी मैंने सिखाए थे। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस ही सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहता है अगर 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी, बी की, सी की एंड डी की हमें दे रखी है। कहता है ए एंड बी विल पास वाइल सी एंड डी विल फेल। देखो मैं यहां पे आपके लिए लिख दूं क्या, ए और बी की पास, ए और बी दोनों को पास करना है, दोनों इवेंट साथ में होने चाहिए। ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, या तो सारा आप लिख लो एक जगह, ए बी सी एंड डी, ठीक है, पास और फेल, पास और फेल, पास और फेल, एंड डी की भी पास एंड फेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो फेल होने की भी 1/2 होगी, बी की 1/3 है पास होने की तो फेल होने की क्या होगी 2/3 होगी, सी की 1/4 है पास होने की तो फेल होने की 3/4 होगी, और अगर मैं बात करूं डी की तो डी की मेरे पास होने की 2/3 है तो फेल होने की क्या होगी 1/3 होगी, है ना। ये दो चीजें ही बनेंगी। अब देखो ए और बी पास हो जाए तो ए पास होगी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके साथ साथ मुझे और क्या चाहिए, बी भी पास हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। जब दो इवेंट साथ में चाहिए होते हैं हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं। सी और डी फेल हो जाए, सी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, और डी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 1/3। सोल्व करो, अपना आंसर निकाल लो। आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया मेरे पास, 2 8 और 3 8 3 24, 1/24। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज पार्डन मी, अदरवाइज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहता है ए बी सी फेल हो जाए और डी पास हो जाए अकेला। अगर ए बी सी फेल हो जाएंगे तो ए की फेल होने की 1/2, बी की फेल होने की 2/3, सी की फेल होने की 3/4, और डी क्या हो जाए पास हो जाए तो ये हो जाएगा 2/3। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 2 2 3 3 यहां से काटूंगा 2 और आंसर क्या आएगा 1/6 आएगा। यही होगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, नो वन विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई भी एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। ये हम किस तरीके से निकालेंगे, आप कहेंगे सर सीधा सीधा अगर कोई भी पास नहीं कर रहा मतलब ए भी फेल, बी भी फेल, सी भी फेल और डी भी फेल, तो ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, सी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 3/4, और डी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 1/3। अगर मैं सबको सोल्व करूं तो यहां से ये कटेगा, यहां से ये कटेगा और ये आ जाएगा 1/12। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़ता हूं। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल पास, कम से कम उनमें से एक तो पास होगा। एटलीस्ट जब भी वर्ड दिखती है एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई भी पास ना हो प्लस एटलीस्ट वन अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर। या तो कोई भी पास नहीं होगा या फिर एक पास होगा, 2 पास, मतलब एटलीस्ट 1 तो पास होगा ही होगा, तो ये 1 के बराबर होता है। या फिर मैं कह सकता हूं फेल के केस में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 1 पास की बात कर रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो नन, कोई भी पास ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 1/12 है, प्लस यहाँ पे एटलीस्ट 1 पास जो मुझे रिक्वायर्ड है और किसके बराबर 1 के बराबर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 11/12। दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रिलेशनशिप बनती है। एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल कह देता तो एटलीस्ट 1 फेल, और इसमें मैं क्या जोड़ देता नन पास,
कोई भी पास नहीं हुआ, एटलीस्ट वन फेल, नन फेल, सॉरी नन फेल, कोई भी एक पास हो जाए या फिर कोई भी फेल ना हो, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये भी टोटल आउटकम के बराबर, टोटल के बराबर आ जाता है, डेट इज 1। तो ये दोनों केसेस आपको हमेशा ही याद रखने हैं। कहता है ऑल फोर विल पास द एग्जामिनेशन, सारे के सारे चारों के चारों क्या हो जाएं, पास कर जाएं एग्जामिनेशन को। तो चारों की पासिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 1/3, 1/4 और एंड 2/3। सोल्व कर लूंगा, यहां से कट जाएगा मेरे पास 1/36। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एग्जैक्टली 3 ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन। अब ये अच्छा है हमारे पास कि क्या हो, एग्जैक्टली 3 पास हो। अब मेरे पास कितने लोग हैं, फटाफट से समझने के लिए करेंगे। मैं कहूंगा मेरे पास 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी। कितने केसेस बनेंगे, 3 पास होने चाहिए और 4 लोग हैं तो मेरे क्या होंगे, 3 तो पास होंगे और 1 फेल होगा, है ना। तो फेलियर आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर एक फेल मुझे निकालना है तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि पहले ए को फेल करा देता हूं, बी सी डी पास हो जाएंगे, फिर बी को फेल करा देता हूं, ए सी डी पास हो जाएंगे, सी को फेल कराएंगे तो ए बी डी पास हो जाएंगे, और मेरे पास डी फेल होगा तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, फेल। क्या यही केसेस बनेंगे। अब मुझे पूरा का पूरा ये नोट डाउन करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक पास फेल का। मैं दोबारा बना लेता हूं एक बार। वन बाई टू, वन बाई थ्री, 1/4, 1/3, 1/4 एंड 2/3। यही आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 3 को पास कराना है तो मैं कहूंगा हर बार एक को फेल करना पड़ेगा। पहले मैंने ए को फेल करा तो 3 पास हो जाएंगे, ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, ए फेल बी सी डी पास, यही होगा। अब बी सी डी पास होंगे अगर, तो मैं ए की फेल पास होने की 1/2 है, फेल होने की भी ए की 1/2 है, फेल होने की ये है 1/2 मैंने लिख दिया। बी सी डी क्या होंगे, पास होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 इंटू में 1/4 इंटू में 2/3। क्या ये चीज आएगी मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या है, मैं बी को फेल करा देता हूं, ए सी डी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर बी फेल हो गया तो बी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ये वाली, और ए सी डी पास तो 1/2, 1/4 और यहाँ पे 2/3, यही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूंगा यहाँ पे तीसरा केस मेरे पास आएगा, सी को फेल करा देते हैं, ए बी डी क्या होंगे, पास हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं सी को फेल कराता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा मेरे पास, सी फेल होगा तो 3/4 है, और मेरे पास 1/2, 1/3 और मेरे पास यहाँ पे 2/3। चौथा केस क्या होगा, मेरे पास हो जाए क्या, डी फेल हो जाए और ए बी सी क्या हो जाए, पास हो जाए। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, डी फेल होगा तो 1/3 और ए बी सी पास हो जाए 1/2, 1/3 इंटू में 1/4। क्या यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। क्लियर है नहीं है। इसे सोल्व करेंगे और अपना आंसर हम निकाल सकते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आप चाहें तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 3 4 3, 2 3 4 3, 2 3 4 3, और ये हमेशा मेरे पास 2 3 4 3 आएगा। इन्हें प्रोडक्ट कर लेता हूँ, काटने से अच्छा है कि मैं एलसीएम पहले ही ले लेता हूँ। तो मेरे पास 4 2 जा 8,
8 9 जा 72, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, पहले है 2, फिर है मेरे पास 4, फिर है मेरे पास 6 और फिर है मेरे पास यहाँ पे 1। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा तो 6 2 जा 12, 13/72, ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एग्जैक्टली 3 पास हो जाए और मेरे पास 1 फेल हो जाए, ऐसे ही पूछ सकता था एग्जैक्टली 3 फेल एंड 1 पास, तो उसमें हम अलग तरीके से कर लेते क्वेश्चन को सोल्व। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोई डाउट है यहां तक तो पूछो। फाइव बाई 34, 5/36 कैसे आ रहे हैं? 2 4 6 और 1, 13/72 ही आ रहा है ना, देखो कैलकुलेशन। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली 2 क्या करेंगे, पास करेंगे एग्जामिनेशन को। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन हो गया, अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया तो हम इसे टाइमली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 2 ऑफ देम अगर मुझे पास कराने हैं तो कौन कौन से पास होंगे, रिमेनिंग वाले मेरे फेल होते चले जाएंगे। आप कहेंगे सर 2 को चूज करना है जो पास करेंगे, तो कौन से 2 मेरे पास यहां पे पास करेंगे। आप कहेंगे सर मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ए को पास करा रहा हूं पहले मैं, फिर या तो ए का बी के साथ या सी के साथ या फिर डी के साथ। तो मेरे पास क्या आएगा, पहले मैंने कहा ए बी पास करेंगे, फिर मैंने कहा ए सी पास करेंगे और फिर मैंने कहा ए डी पास करेंगे। अब ए का पास वाला मैंने सबके साथ ले लिया, अब मैं बी को चुनूंगा। ए का बी के साथ हो चुका है तो बी सी के साथ और बी डी के साथ, तो मैं कहूंगा बी सी के बी और सी पास करेंगे और मेरे पास बी और डी पास करेंगे। अब बी का मैंने सी और डी के साथ ले लिया तो अब मैं सी को पकड़ूंगा, ए बी के साथ सी का हो चुका है, अब मैं कहूंगा सी और डी पास करेंगे। तो ये मेरे वो लोग हो गए जो पास करेंगे 2, एग्जैक्टली 2 पास। अब जो रिमेनिंग बचे वो क्या करेंगे, फेल करेंगे। तो फेल वाले क्या होंगे, सी डी फेल करेंगे, ए सी बी डी फेल करेंगे, ए डी बी सी फेल करेंगे, बी सी ए डी फेल करेंगे, बी डी ए सी फेल करेंगे, सी डी ए बी फेल करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो व्हाइट से मैंने लिखा है फेल वाले, और अगर मैं बात करूं ग्रीन से मैंने लिखा है पास वाले। क्या एग्जामिनेशन में हम इस क्वेश्चन को टाइमली अटेम्प्ट कर पाएंगे? नहीं, इट विल टेक सम टाइम, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये काफी बड़ा हो जाएगा तो हम इसे फिलहाल छोड़ के चलेंगे, लेकिन हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैंने देखा 2-2 की बात चल रही है तो मैंने 2 को क्या करा दिया, पास करा दिया। 2-2 के पेयर्स कैसे बनेंगे एबीसीडी में? आप कहेंगे सर अगर मैं कॉम्बिनेशन लगाना चाहता तो मैं कॉम्बिनेशन भी लगा सकता था, मुझे क्या चाहिए, पास वाले 2 लोग चाहिए ना। मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, 4 है, 4 में से मुझे 2 को पास कराने, कितने केसेस बनेंगे, 4c2। 4c2 क्या होता है मेरे पास, आप कहेंगे सर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 6 केसेस। कितने केसेस बने, 6 केसेस बने। अब वो 6 केसेस कैसे निकालेंगे, ये भी एक आर्ट है। हम कहेंगे सर पहले ए को पकड़ा, ए इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर मैंने ए के सारे हो गए, बी को पकड़ा इसके साथ, फिर मैंने सी को पकड़ा इसके साथ। ये 6 केसेस बनेंगे। क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, खत्म हो गया सोल्व करके। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई क्वेरी है तो पूछो। सर आउटकम को प्लस कब करते हैं, जैसे कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, कौन से क्वेश्चन में प्लस किया था हमने? देखो प्लस क्या होता है, जब हमारे पास या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, जब या की बात आती है तो उस केस में प्लस करते हैं हम। जब एंड की बात आती है कि सारी कंडीशन मुझे चाहिए एक साथ, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं।
ये हमारा केस होता है। चलूं क्या आगे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। अब कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन। अभी मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली थ्री ऑफ देम पास, तो मैंने कहा था वन फेल को ले लो। अगर एग्जैक्टली वन ऑफ देम पास करना है तो कितने केसेस बनेंगे? अगर मैं केसेस ही पूछूं आपसे कितने केस बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 लोग हैं मेरे पास, मुझे क्या कराना है, एक को पास कराना है। अगर एक को पास कराना है तो मुझे चारों में से कोई भी एक को पास कराना होगा एक बार के में। टोटल कितने केसेस बनेंगे? 4C1 मतलब 4। अब 4 का मतलब क्या है, एक बार ये पास होगा, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। क्या हम इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं? आप कहेंगे सर पास कराना है ना, तो मेरे पास ए पास होगा, एक बार बी पास होगा, एक बार सी पास होगा और एक बार डी पास होगा। बाकी के तीनों क्या हो जाएंगे? फेल। तो बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी और मेरे पास यहां पे डी ए बी सी, इन सबको क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। ये मुझे क्या बताता है? फेल। और ये वाला मुझे क्या बताता है? कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन। कम से कम क्या होंगे? 3 पास करें। अब इसमें क्या होगा, मुझे 2 तरीके हैं करने के। पहले मैं कहूंगा एग्जैक्टली 1 पास करें, फिर एग्जैक्टली 2 पास करें और एग्जैक्टली 3 पास करें, तो मेरे पास आएगा एटलीस्ट 3। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास क्या है, 4 ही लोग हैं, तो मैं कह सकता हूं एटलीस्ट 3 ऑफ देम पास करवाना है। तो ये किसके बराबर होगा? एग्जैक्टली 1 ऑफ, सॉरी, मैंने थोड़ा सा एग्जैक्टली एटलीस्ट 3 ऑफ देम पास द एग्जामिनेशन थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो मैं कहूंगा या तो एग्जैक्टली 3 पास करें, या फिर हमारे पास क्या हो, सारे के सारे क्या करें, एग्जाम को पास करें। तो ये हमें एटलीस्ट 3 वाली कंडीशन दे देगा। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 3 पास, तो एग्जैक्टली 3 पास तो मैंने क्या निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, एग्जैक्टली 3 ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन। और ये वाली वैल्यू आई थी मेरे पास 13/72। और ऑल पास, सारे के सारे एग्जामिनेशन को पास कर दें, तो उसका भी मैंने आंसर निकाला था। मैंने कहा था अच्छा यहां पे नहीं दे रखा, तो ऑल पास का हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ऑल पास क्या होगा मेरे पास, ये भी पास कर जाए 1/2, ए पास होगा, बी पास होगा 1/3, सी पास होगा 1/4 और ये होगा मेरे पास 2/3। दिस विल बी माई आंसर। सोल्व कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे तो मेरे पास, मुझे पता है इन सबको मल्टीप्लाई करके 72 ही आएगा। तो मेरे पास 13 में 2 को जोड़ूंगा तो ये आएगा 15/72 और 15/72 कितना होता है, 3 से काट दूंगा तो 5/24। दिस विल बी माई आंसर। अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। इस तरह का कोई भी सवाल पूछ ले, मैक्सिमम 4 से ज्यादा तो एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं आपसे। 4 में जो जो केसेस बन सकते हैं आप इस तरीके से सोच के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 ऑफ देम पास द एग्जामिनेशन में दूसरा तरीका क्या था मेरे पास, आप कहते हैं सर टोटल 1 में से मैं क्या घटा दूं, एग्जैक्टली 1 पास, एग्जैक्टली 2 पास, अगर नो पास, कोई भी पास नहीं हो रहा, एग्जैक्टली 1 पास, एग्जैक्टली 2 पास, अगर ये वाले घटा दूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा कि एटलीस्ट 3 ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल 2022 टीयर 2 का ही सवाल है, फटाफट से आंसर बताएंगे। आंसर मार्क रह गया गलती से, चलो। कहता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ सोल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी आर 3/7, 5/9 and 1/5 respectively.
द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी एंड सी, उनके द्वारा एक प्रॉब्लम को सोल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो जाए। प्रॉब्लम सोल्व होने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी अगर एक भी कर दे तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व। इसका मतलब यही है, अगर एक भी इनमें से प्रॉब्लम को सोल्व कर दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। और एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से वो हटा देता हूं, नन ऑफ देम सोल्व। क्या मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? आप कहेंगे सर 1, ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है तो ना करने की 4/7 होगी, बी की सोल्व करने की 5/9 है तो ना करने की 4/9 होगी, और सी की सोल्व करने की 1/5 है तो ना करने की 4/5 होगी। मेरे पास ये वाली वैल्यू बनेगी, कुछ कट तो रानी, 63 इंटू 5 315, ये बनेगा 64। क्या आंसर आएगा? 251 डिवाइडेड बाय 315, दिस इज माय आंसर। क्लियर? एग्जाम में इस तरीके के सवाल आपको आराम से देखने को मिलेंगे जो सिंपल आप निकाल सकते हैं। क्लास को अच्छे तरीके से समझना, प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल टॉपिक भी बन जाता है कई बार, हमारा जो बेसिक लॉजिक होता है वो गलत हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, क्योंकि हम जो बचपन से सीखते हुए हैं वो इस तरीके से करते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपने सुना होगा, मैंने भी कई बार बोला है कि भैया 4 क्वेश्चन हैं आपके पास, 4 एमसीक्यू टाइप के हैं, ठीक है, तो अगर आप तुक्का लगाएंगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेकिन यहाँ पे हम उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो अलग रेशियोज निकल के आएंगे, अलग रिजल्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है। एडवांस प्रोबेबिलिटी और बेसिक प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। जैसे हमारे पास ये है कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के द्वारा 3 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए बी और सी की, 3/7, 5/9 और 1/5। कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, कि एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दें, इसकी प्रोबेबिलिटी आप बता दीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर ए बी और सी सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए की 3/7, ना सोल्व करने की 4/7, बी की सोल्व करने की 5/9, ना सोल्व करने की मेरे पास 4/9, और सी की सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/5, तो ना सोल्व करने की 4/5। ठीक, एग्जैक्टली 2 को सोल्व करना है। पहले तो आप केसेस अगर निकालना चाहें तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वरना आपको जरूरत नहीं है उस चीज की। मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली क्या करें, 2 सोल्व कर ले, तो मैं कह सकता हूं एग्जैक्टली वन नॉट एबल टू सोल्व। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो आप एग्जैक्टली 1 नॉट एबल टू सोल्व से करें, या फिर एग्जैक्टली 2 एबल टू सोल्व। अगर मैं कहता हूं 2 चूज करने हैं इन तीनों में से जो सोल्व कर पाए, तो मेरे पास आएगा 3/2। आप कहेंगे सर 3 केसेस बनेंगे। मैं कहूं कि एग्जैक्टली एक सोल्व ना कर पाए तो 3C1, तब भी मेरे पास 3 केसेस बनेंगे। तो बात एक ही है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली 2 सोल्व कर पाए तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा, ए के साथ पहले बी का पेयर बन जाएगा और ए के साथ पहले सी का पेयर बन जाएगा जो सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और फिर मेरे पास ए का सी ले लिया, ए का बी ले लिया, अब मेरे पास लास्ट बी पे मूव करूंगा, ए हट जाएगा, बी और सी। ये हो गए सोल्व करने वाले लोग। जब ये लोग सोल्व कर रहे हैं तो कौन सोल्व नहीं कर रहा? आप कहेंगे सर यहां पे सी सोल्व नहीं कर रहा, यहां पे बी सोल्व नहीं कर रहा और यहां पे ए सोल्व नहीं कर रहा। सोल्व करके अपने क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे। ए और बी सोल्व कर रहे हैं, 3/7 है, 5/9 है, और सी सोल्व नहीं कर रहा, तो मेरे पास ये आएगा 4/5। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब ए और सी सोल्व कर रहे हैं तो 3/7 है मेरे पास और यहाँ पे 1/5 है। बी सोल्व नहीं कर रहा तो 4/9 आ जाएगा। तीसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब बी और सी सोल्व करेंगे, ए सोल्व नहीं कर रहा, तो ए सोल्व नहीं कर रहा 4/7, बी 5/9 है और मेरे पास यहाँ पे 1/। क्या क्लियर हो गया? नीचे तो मुझे पता है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन डेट इज 315 ही आएगा। अगर मैं ऊपर सोल्व करूं मेरे पास क्या वैल्यू आएगी,
5 3 जा 15, इंटू में 4 16, यहाँ पे 3 4 जा 12, और यहाँ पे मेरे पास 5 4 जा 20, और मेरे पास वैल्यू बनेगी 80 92/315। एक बार चेक करो हमने सब सही करा है क्या? ये प्लस है, तो यही आंसर आ रहा है हमारे पास। 92/315 किसी से कटेगा नहीं, चार ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन को सही कर लो। दिस विल बी द राइट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेट थ्योरी बेस्ड, आपको ऑलरेडी पता है कि हम परसेंटेज में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं। ये मेरे पास अगर ए सेट है, ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा ब्लू वाले को। ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू वाले को। अगर मैं बी की बात करूं, बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा पर्पल वाले को। बी इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे पास ए क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए प्लस सी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी प्लस सी, एन ए इंटीग्रेशन बी, कॉमन फैक्टर, कॉमन पार्ट जो ए और बी में कॉमन है वो क्या है? मेरे पास सी है। अगर मुझे एन ए यूनियन बी निकालना हो, मतलब ए और बी का टोटल पार्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये यहां से लेके यहां तक जाएगा, और ये क्या होता है मेरे पास? ये होगा मेरे पास एन ए यूनियन बी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप देखें ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर होता है? एन ए प्लस सी प्लस एन बी बी प्लस सी माइनस कॉमन है डेट इज सी, आ गया ए प्लस बी प्लस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ए को लिया तो सी आ गया मेरे पास, बी को लिया तो सी आ गया, सी दो बार आ गया, मुझे चाहिए एक बार, तो एक बार मैं सी को घटाऊंगा, डेट इज सी क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला वेन डायग्राम में हम पढ़ते हैं। अगर हमारे पास तीन चीजें दे रखी हो ए बी और सी, ठीक है, तीन सेट्स दे रखे हैं, तो एन ए किसे रिप्रेजेंट करता है? एन ए रिप्रेजेंट करता है ए का पूरा सर्कल। ऐसे ही एन बी किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये बी के पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। एन सी किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये सी के पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसमें अगर मैं क्या करूं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब वो पॉइंट जो तीनों में कॉमन है, ये इस वाले पॉइंट को अगर मैं इसमें ऐड करूं और इसमें से सबट्रैक्ट क्या कर दूं? कंबाइंड पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन वैल्यूज, फिर बी इंटरसेक्शन सी होगा आपके पास, बी और सी का कॉमन पार्ट, और सी और ए का कॉमन पार्ट। तो ये किसके बराबर आता है? ये मेरे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर आता है। ये सारी चीज मैंने इंडिविजुअली लिखी हुई है, आप इसे सिंप्लीफाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला सभी लोगों को पता होता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो हमें बेसिक पे नहीं जाना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये। अब इसका मीन क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का? अब ए मेरा कुछ भी हो सकता है, बी मेरा कुछ भी हो सकता है, सी मेरा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट ए को पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट बी को पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट सी को पढ़ते हैं। तो अगर मैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी कहता हूं, तो इसका मतलब होता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो पढ़ ही रहे हैं, या ए पढ़ रहे हैं, या बी पढ़ रहे हैं, या सी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वो ए यूनियन बी यूनियन सी मुझे रिप्रेजेंट करके बताता है। इसी पे बेस्ड एक सवाल जो एसएससी सीएचएसएल 2022 मेंस में पूछा गया, प्रोबेबिलिटी का। अब ये कहने को तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, लेकिन है ये सेट थ्योरी का सवाल पूरा का पूरा। प्रोबेबिलिटी तो बस लास्ट में किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बनाई जा सकती है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत सारे चैप्टर जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूज होंगे प्रोबेबिलिटी के सवाल में। जैसे कि मेरे पास इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आप खुद लोगों को ट्राई करना है कि क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं तो सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करता हूँ, बाकी लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं।
क्लास 11th में कहता है 40 स्टूडेंट्स फिजिक्स को ऑप्ट करते हैं। मुझे पता ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने कहा फिजिक्स को मैं इससे ब्लू से मान लेता हूँ। तो 40 स्टूडेंट्स फिजिक्स को ऑप्ट करते हैं, 17 स्टूडेंट्स बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, और आगे कहता है केमिस्ट्री को ऑप्ट करने वाले हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ये तरीका भी आप जान लो, जिससे कि एग्जाम में लिखते टाइम गलती ना हो, वरना वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में आप गलत तरीके से लिखते हो, बाद में मिक्स हो जाता है सारा का सारा, पता नहीं चलता ये वैल्यू किसकी थी। 20, कुछ लोग क्या करेंगे 20 को यहाँ पे लिख लेंगे। अभी 20 यहाँ पे लिख लोगे तो ये वाला रीजन जब आप निकालोगे तो फिर कंफ्यूजन आएगी, ये वाला रीजन है ये टोटल है। ठीक है, तो हमेशा बाहर लिखो, उस पर एरो मार के। ये लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीजों को करने के लिए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 हैं, और सभी के सभी स्टूडेंट्स किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करते ही हैं। तो अगर सभी के सभी स्टूडेंट्स किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करते ही हैं, तो अगर मैं इस रीजन को ड्रॉ करूं तो ये रीजन किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमें दे रखा है 60। आगे कहता है 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑल 3 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया है। तो अगर ये वाले रीजन को देखूं, ये मुझे किसके बराबर दे रखा है? ये रीजन मुझे दे रखा है 5 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अगर मैं स्टूडेंट्स को इन सब में से रैंडमली सिलेक्ट कर लूं, इन 60 स्टूडेंट में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस स्टूडेंट ने सिर्फ एक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया हो। तो अगर ओनली वन सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की बात है तो हमें कौन सा रीजन निकालना है? हमें ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। टोटल स्टूडेंट 60 हैं, ये वाले रीजन में कितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तीनों का सम अगर मुझे मिल जाए तो मैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की बता पाऊंगा। अब किस तरीके से करेंगे? देखो, मुझे टोटल दे रखा है, मुझे ये मिडल वाला पोर्शन दे रखा है, और मुझे इंडिविजुअल दे रखा है, फिजिक्स को ऑप्ट करने वाले, बायोलॉजी को ऑप्ट करने वाले, केमिस्ट्री को ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अब इसे सोल्व करने के लिए कैसे किया जाए क्वेश्चन को? आप कहोगे सर मुझे एक रिलेशनशिप आपने अभी थोड़ी देर पहले बताई, रिलेशनशिप थी हमारी है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस दो की कॉम्बिनेशन को जो हम ले रहे हैं। तो अगर मैं यही रिलेशनशिप को यूज करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर 60 किसके बराबर होगा? ये तो तीनों का यूनियन है, ये होगा 40 प्लस 17 प्लस 20 प्लस में इन तीनों का इंटरसेक्शन डेट इज 5, और माइनस में क्या होगा मेरे पास? माइनस में रीजन को समझना, मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं इस रीजन की बात, ये फिर ये फिर ये, जिसमें ये मेरे पास 3 बार आता है। ये पूरा का पूरे रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये किसके बराबर होगा? इसे मैं फिलहाल इस पूरे रीजन को मैं मान लेता हूं x। क्लियर है? तो मेरे पास x का मान कितना आ जाएगा? 40 और 20 60 एलिमिनेट हो जाएगा, 17 प्लस 5 22, ये x आ गया 22। ठीक, अब इस रीजन में आप देखेंगे ये वाला पार्ट कितनी बार आ रहा है मेरे पास? जब मैं P और C का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तब भी ये पार्ट आ रहा है, जब मैं B और P का यूनियन ले रहा हूं तब भी मेरे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, और जब मैं B और C का ये यूनियन ले रहा हूं तब भी ये पार्ट आ रहा है। तो ये पार्ट मेरे पास इस चक्री में, इसमें इसके अंदर पूरा का पूरा मुझे ये वाला पार्ट निकालना है ना, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे डिजायर्ड रीजन मिल जाएगा। तो अगर मुझे ये रीजन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे पास x का मान आया उसमें से 2 बार ये सेंटर वाला रीजन हटाना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो मेरे पास आंसर क्या होगा? ये 22 है, सॉरी, तो मैं कहूंगा 22 माइनस ट्वाइस इंटू में जो सेंटर वाला रीजन है डेट इज 5। तो ये आ गया मेरे पास 12। जो डिजायर्ड रीजन चाहिए जब स्टूडेंट खाली एक सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं वो क्या होगा? टोटल रीजन था 60 मेरे पास, टोटल 60 स्टूडेंट्स थे, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, ये तो ये 48 हटा दूंगा इसमें से, तो मेरे पास बचेगा 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 48, ये 12 घटाया मैंने, ये होगा 48। तो 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर एक स्टूडेंट को सभी स्टूडेंट्स में से रैंडमली सिलेक्ट करूं तो 48 डिवाइडेड बाय 60 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा
0.8। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो अच्छा सवाल एग्जामिनर ने पूछा। एग्जामिनर पूछना चाहता तो खाली ये भी पूछ सकता था आपसे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ लेता एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले कितने स्टूडेंट है, तो वो रीजन क्या होता? आप कहते सर मेरे पास जो एक्स का मान आया, ठीक है, एक्स में तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले 3 बार आ रहे थे, तो अगर मुझसे पूछता एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा आंसर क्या आता? आप कहते सर 22 में से मैं घटाता 3 इंटू में एक्स को, 22 में से सॉरी 3 इंटू में जो कॉमन रीजन है 5, तो मेरे पास आता 7। ठीक है, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने वाले 7 स्टूडेंट होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, आपसे और क्या पूछ सकता था? आपसे अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर मैं एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करूं कि वो हमारे पास ये डिजायर्ड इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी पूरी की पूरी, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना रखते हैं, इसमें और भी चीजें एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है। अभी कोई क्वेश्चन माइंड में एग्जैक्टली नहीं आ रहा, बट पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, 2 और मोर सब्जेक्ट्स पूछ ले। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास आंसर क्या आता? वो तो आपके पास 12 आ ही रहा था जो हमने ये फ्लोवर निकाला था, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती? 0.2 होती। ठीक, क्लियर है? तो दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सवाल होंगे। पहले मैं बेसिक से कंसेप्ट ही आपको समझाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा, फिर फॉर्मूले से कर लेंगे आगे क्वेश्चंस। जैसे कि ये वाला सवाल आपका सीजीएल 2022 टीयर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन जो है टारगेट को 5 आउट ऑफ 8 टाइम्स हिट कर सकता है। ठीक है, उसने 10 शॉट्स को फायर किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो टारगेट को 2 बार हिट करे। ठीक, अच्छा, अब वो 10 बार अगर टारगेट को हिट कर रहा है, बेसिक से देखो तो मैं कहूंगा 10 केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, टारगेट को कितनी बार हिट करने की कोशिश कर रहा है? 10 बार हिट कर रहा है। हमें बताना है एग्जैक्टली 2 बार हिट करें, हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर 5 टाइम हिट करता है 8 में से, तो मतलब एक शॉट अगर वो मारेगा तो चांसेस है कि 5/8 ये प्रोबेबिलिटी के साथ वो टारगेट को हिट कर सकता है। हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगा मेरे पास 1 - p। आप कहेंगे सर अगर वो शॉट मार रहा है, चांसेस है कि वो 3/8 इस प्रोबेबिलिटी के साथ वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। हमें कह रहा है कि एग्जैक्टली 10 में से 2 बार वो हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहोगे सर मैं एक काम करता हूं, स्टार्टिंग में दोनों बार हिट करा देता हूं, बाकी बार मैं उसे हिट नहीं करवाता। तो पहले अगर वो हिट करे पहली बार की में, तो क्या चांसेस है? 5/8। दूसरी बार की में हिट करे 5/8। ठीक है, और बाकी केसेस में हमें क्या कहना है? हमें कहना है कि भैया वो हिट नहीं करेगा। यहां पे क्या आएगा? 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8। समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन का आंसर एक लाइन का है, बड़े आसानी से आप कर लोगे। अभी मैं आगे आपको फॉर्मूला बता दूंगा। तो मेरे पास आप टोटल देखेंगे 8 टाइम्स, कितनी बार हिट नहीं हो रहा है? 8 टाइम्स हिट नहीं हो रहा, 2 बार मेरा क्या हो रहा है? हिट हो रहा है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि 2 बार हिट करें? आप कहेंगे सर 5/8 की पावर 2 इंटू में 3/8 की पावर क्या? सारे केसेस चाहिए मुझे 8। लेकिन ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहां पे क्या माना है कि वो पहली 2 केसेस में ही हिट करे। जरूरी थोड़ी ना है वो पहली 2 बार की में हिट करे। हो सकता है पहला हिट उसका यहां पे हो, दूसरा हिट यहां पे हो सकता है पहला हिट यहां पे हो और दूसरा हिट यहां पे हो। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? जल्दी बताओ। जरूरी थोड़ी है स्टार्टिंग की, अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछता कि स्टार्टिंग के दोनों में हिट करे और बाकी 8 में फेल हो जाए, तो मेरा आंसर ये होता। लेकिन हमसे पूछा है 10 में से किसी भी 2 बार वो हिट कर दे। सही, तो किसी भी 2 बार की बात करूं तो 10 में से मुझे कितनी बार चूज करना है? आप कहेंगे सर 10 स्पेसिस है मेरे पास। ये जो मैंने स्पेसिस बनाए कितने बनाए? 10 बनाए। मुझे सिर्फ 2 बार हिट कराना है, तो 2 चूज करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? ये 2 जो है इन 10 में कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे आ सकते हैं। तो कितने केसेस बनेंगे? 10 में से 2 को चूज करना है, तो 10c2 ये मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा ये।
क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और रियल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। 10c2 को सोल्व करूंगा तो मेरे पास 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और इंटू में मेरे पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ऑप्शंस मेरे पास 3 की पावर 8, 8 की पावर 10 ऐसा कुछ दे रखा है। तो हम सोल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, 5 की पावर नहीं दे रखी, यहाँ पे 3 की पावर 8 है और यहाँ पे 8 की पावर 2 और 8 10। अब देखो जल्दी से, यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूं इसे तो 2 से काटूंगा 10 को तो ये आएगा 5, 9 5 जा 45, 45 को 25 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 12 कैरी फॉरवर्ड 1125 इंटू में 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 की पावर, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या बेसिक कंसेप्ट आप समझ पाए इस क्वेश्चन का? ये हमने किया बेसिक से। अब मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर्मूला होता है मेरे पास NCX P की पावर x इंटू में Q की पावर n माइनस x। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है? P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट। Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द रिजल्ट। पिछली बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट क्या था मेरे पास? आप कहेंगे सर ये था मेरे पास 5/8, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द रिजल्ट था 3/8। x क्या होता है? कितने फेवरेबल केसेस हैं। तो टोटल मैंने कितनी बार किया था उसे बोलते हैं हम n। मैंने कितनी बार शॉट लगाए थे? 10 टाइम्स लगाए थे, तो n होगा 10। और कितनी बार मेरी फेवर में गए वो होगा x। कितनी बार फेवर में हमें चाहिए? 2 बार चाहिए। कितनी बार नहीं फेवर में चाहिए? नॉट इन फेवर, वो हो गया n माइनस एक्स, नॉट इन फेवर। तो आप कहेंगे सर 10 में से अगर मैं किसे घटा दूं? 2 को घटा दूं तो ये आएगा 10 माइनस 2। यहां पे NCX, n मतलब कितनी बार मैंने शॉट्स लगाए? 10। कितनी बार मुझे अपने फेवर में चाहिए? x क्या हो गया मेरे पास? 2। क्या डायरेक्टली मेरा आंसर निकल के आ गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। फटाफट से देखो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्लियर है या नहीं है? यही हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है टू केसेस का मतलब या तो कोई इवेंट होगा मेरा या फिर नहीं होगा। आपने फायरिंग करी, या तो शॉट आपका लगेगा या फिर शॉट नहीं लगेगा। क्या कुछ और पॉसिबल है? नहीं है। या फिर जो आपकी कंडीशन है वो या तो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। जब भी ऐसी चीज होती है तो हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या था क्वेश्चन के अंदर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मेरे पास ये क्वेश्चन था, एग्जाम बेस्ड अप्रोच क्या रहेगी कि उसने 10 बार हिट करा, या तो हिट होगा या फिर नहीं होगा। हमें कितनी बार हिट कराना है? 10 में से हमें 2 बार हिट कराना है एग्जैक्टली। तो मैंने कहा 10c2, 10 में से 2 बार हिट कराना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग क्या है? एक बार अगर मैं शॉट कर रहा हूं तो 5/8, और 2 बार मुझे हिट कराना है तो इंटू में पावर 2। ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8 है। अब कितनी बार नहीं हिट होगा? 10 में से 2 बार हिट होगा तो 8 बार हिट नहीं होगा, हमें ये चाहिए। तो दिस विल बी माय आंसर, और आंसर आ जाएगा मेरे पास 1125 इंटू में 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 10। क्लियर है क्या सबको? डायरेक्टली वन लाइनर आंसर। चलूं आगे कंसेप्ट के साथ। क्वेश्चन भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब इस तरह के सवाल को मैंने बेसिक से भी आपको कराया, अभी हम इस तरीके से भी जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी करके दिखा देता हूं। आपको पता है एक कॉइन को अगर मैं 3 बार टॉस करता हूं तो हमें बताना है एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, तो कैसे सोल्व करेंगे अगर मैं 3 बार कॉइन को टॉस करूंगा? आप कहेंगे सर पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली 1 हेड आने की, ठीक है। 3 में से मुझे कितनी बार हेड चाहिए? 1 बार चाहिए, तो 3c1। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कॉइन जब मैं टॉस करूंगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक बार टॉस करूंगा तो 1/2, तो मुझे ये चाहिए 1/2। कितनी बार? 1 बार। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर हेड ना आना मतलब टेल आना, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो ये 1/2 और 3-1। ये वो कैसे जब मुझे हेड नहीं चाहिए, 2 बार हेड नहीं चाहिए, 1 बार मुझे एग्जैक्टली हेड चाहिए। टोटल कॉम्बिनेशन 3c1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 स्क्वायर, ये हो गया 3/8।
डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया था इस तरह के केसेस में, मैं पहले भी सिमिलर सवाल आपको करा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें तो ये सिंपल सा सवाल है, तो आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि सर केसेस मेरे पास क्या बनेंगे, मेरे पास 3 बार अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो मेरे पास मुझे एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, मेरे पास 3 केसेस आएंगे, यहाँ पे हेड टेल, यहाँ पे हेड टेल और यहाँ पे हेड या टेल में से कुछ आएगा। अगर मुझे एग्जैक्टली एक टाइम हेड चाहिए तो मेरा हेड कहां पे होगा एग्जैक्टली 1, या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। तो मेरे पास केसेस क्या बनेंगे, मेरे पास आप कहोगे सर यहां पे हेड है तो ये टेल टेल, यहां पे टेल टेल और यहां पे टेल टेल हेड। कितने केसेस बने, 3। 3 मेरी फेवरेबल आउटकम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, आप कहेंगे सर यहां पे मेरे पास हेड या टेल 2 केस आ सकते हैं, यहां पे भी 2 केस, यहां पे भी 2 केस, टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास 8। पढ़ा था हमने ये चीज। तो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका, वरना अगर आप बाइनोमियल से करना चाहें तो डायरेक्टली आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, अब इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल हम इस टाइप के सारे कर सकते हैं इसी तरीके से। हमें कहता है एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए अगर मैं 5 कॉइंस को टॉस करता हूं, तो आप कहेंगे सर 5C1 इंटू में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 - 1 करूंगा तो 4। एग्जैक्टली 2 हेड्स अगर मुझे चाहिए तो 5C2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो हमें पता है 5 में से 2 घटा दूं 3, वरना आप डायरेक्टली 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 3 जो भी हो, यहां पे 1/2 की पावर 5 ही आना है। एग्जैक्टली 3 हेड्स हैं, 5C3 1/2 की पावर 3 इंटू में 1/2 की पावर 2। नो हेड, कोई भी हेड ना आए तो आप कहेंगे सर 5C0 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 5। ठीक है, हेड को ही चूज करके चल रहा हूं। एटलीस्ट 1 हेड, अगर एटलीस्ट 1 हेड चाहिए तो मैं करूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1, 1 में से क्या घटा दूं, नो हेड, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस नो हेड, मैंने अभी यहां पे निकाला था, इसे सोल्व करके ये वाली वैल्यू क्या करूंगा, इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा। एटलीस्ट 2 हेड निकालना है, तो मेरे पास या तो क्या हो 2 हेड हो या 3 हेड हो या 4 हेड हो या 5 हेड हो, या फिर मैं कह सकता हूं 1 में से क्या से करूंगा, नो हेड प्लस 1 हेड। नो हेड और 1 हेड वाले केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 में से तो भी एटलीस्ट 2 हेड मिल जाएंगे। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, मैक्सिमम 2 हेड, तो मेरे पास 0 हेड मतलब नो हेड, 1 हेड और 2 हेड वाले 3 केसेस लेने पड़ेंगे। सोल्व करके हम सारे आंसर्स बता सकते हैं। फटाफट से मैं आंसर भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही मिनट लगेगी। कोई भी सवाल एग्जामिनर आपसे पूछे इस टाइप का, चुटकियों में आंसर आएंगे आपके। 5C1 होता है 5 और 2 की पावर 5 होता है 32, तो 5/32। 5C2 कितना होगा मेरे पास, 5 इंटू 4/2, 20/2 डेट इज 10, 10/32। ये आ जाएगा मेरे पास 5/16 अगर आप सोल्व करना चाहें तो। आगे 5C3 ये भी मेरे पास क्या आएगा 10, और 10/32 मतलब ये भी मेरे पास 5/16 निकल के आएगा। 5C0 ये तो हो जाएगा मेरे पास 1, और अगर ये 1 हो गया तो मेरे पास ये आएगा 1/32। ये मेरे पास 1 माइनस 1/32, तो ये आएगा 31/32। यहां पे अगर मैं सोल्व करूंगा 1 माइनस नो हेड 1/32 है, और मेरे पास 1 हेड, अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली 1 हेड मैंने सोल्व करा है, ये है 5/32। तो 6/32 उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 26/32, ये आ जाएगा 13/32। लास्ट सवाल, एटमोस्ट 2 हेड, 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। कोई भी हेड ना आए, नो हेड वाला केस 1/32, 1 हेड वाला केस 5/32, और मेरे पास 2 हेड वाला केस 5/16। 5/16 या 10/32 लिख दो, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 16/32। सारे क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं है? कोई क्वेरी, कोई भी डाउट यहां तक हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा।
कहता है मेरे पास, ठीक है, आंसर कैसे लिखा रह गया, हटाए तो थे, चलो कोई नहीं। एक 6 साइडेड डाइस है, मतलब जो नॉर्मल डाइस होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कोई ना कोई नंबर आता है, वो रोल करने पे उसे 10 बार हमने रोल करा। प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है वो एग्जैक्टली 3 बार आए। अब मैं बात करूंगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। हमारे पास टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, है ना। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे फटाफट से बताओ। आप कहेंगे सर हमारा पहला कंपोजिट नंबर होगा 4 और दूसरा होगा 6। प्राइम क्या होते हैं, 2 3 5 प्राइम होंगे। 1 ना कंपोजिट होता ना प्राइम होता, तो ये मेरे कंपोजिट नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। अगर मैं एक बार डाइस को रोल करता हूं तो आप कहेंगे 2 फेवरेबल आउटकम है, 2 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ कंपोजिट नंबर 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3। हमसे कहता है हमने डाइस को कितनी बार रोल करा, 10 बार रोल करा। कितनी बार, एग्जैक्टली 3 टाइम कंपोजिट नंबर चाहिए, तो 10C3। कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। कितनी बार चाहिए हमें, 3 बार चाहिए। ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। कितनी बार नहीं चाहिए, 7 टाइम्स हमें कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं आगे, तो आप देखेंगे ये आएगा 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है मेरे पास, 6 होता है। इनटू में 3 की पावर 3, 3 की पावर 7, 3 की पावर 10 और यहाँ पे 2 की पावर 7 यही आएगा। यहाँ पे अगर मैं कट करना स्टार्ट करूं तो पहले यहाँ पे मेरा 2 से कटेगा तो 4, 3 से काटूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3, यही बचेगा। इस 3 से पावर 10 है, 3 की पावर 9 रह जाएगी यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 9 512 और इंटू 10 5120। ये मेरा इस क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर है। हमारे पास अब देखो ये आपके एग्जाम से रिलेटेड सवाल आ गया, वहां पे प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगी समझना है। एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जिसके अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और हर एक क्वेश्चन की 4 चॉइसेस हैं विद 4 आंसर चॉइसेस। मतलब 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की 4 आंसर चॉइसेस, जैसे आपका टीयर 1 में आता है सीजीएल के अंदर। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 1, उसके ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। आगे कहता है ओनली 1 आंसर चॉइस टू ईच क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट आंसर। इन चारों में से सिर्फ एक ही आंसर मेरा क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, जैसा हमारे एग्जाम में भी होता है एसएससी में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट will answer exactly 2 questions correct if he makes a random guess on all the 5 questions। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या करें, एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन सही मार्क करें अगर हमारे पास क्या हो, वो पांचों के पांचों रैंडम गैसेस मार दे। तो 2 सही होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर करेक्ट होने की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट है, 1/4। करेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। हमें एग्जैक्टली कितने करेक्ट करने हैं, 2 करेक्ट करने हैं, तो 5 में से 2 सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। कितने सही कराने हैं, 2 कराने हैं। कितने गलत कराने हैं, 3 गलत कराने हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है गलत होने की। क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। इसे सोल्व करूंगा तो 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 और यहां पे मेरे पास आएगा, नीचे तो 4 की पावर 5 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डेट इज 1024 और यहां पे 3 की पावर 3, ये आ जाएगा 27। सोल्व करेंगे, यहां से 2 से काटूंगा 2 से 1024 को काटूंगा तो 512 बचेगा मेरे पास, और 5 × 27 डेट इज 135 और कुछ कटेगा नहीं आगे। दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को। तो रियल लाइफ बेस्ड जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होती है वो इस तरीके से चलती है। अगर हमसे पूछ लेता एटलीस्ट 2 आंसर्स करेक्ट, इसी के अंदर ये भी तो पूछ सकता था एटलीस्ट 2 आंसर्स करेक्ट, कि कम से कम मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाए। तो उसमें कहते हैं एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट, एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट, 3 आंसर करेक्ट, 4
4 आंसर करेक्ट और 5 आंसर करेक्ट, सबको ऐड करते हैं। या फिर मैं क्या करता, 1 में से 0 आंसर करेक्ट और 1 आंसर करेक्ट वाले को घटा देता, तो ये भी पूछ सकता था। अगला सवाल हमारे पास कहता है 60% ऑफ एसएससी एस्पिरेंट्स फॉलो आरबी यूट्यूब चैनल, 20 SSC aspirants are taken at random. The probability that exactly 18 students followed RB YouTube channel. हमारे पास क्या है टोटल, मैं कह रहा हूं कि जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से 60% आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है। 20 स्टूडेंट्स को मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, पेपर दे रहे होंगे कहीं भी जाके पूछ लिया कि भैया आरबी यूट्यूब चैनल को जानते हो या नहीं जानते, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उन 20 में से 18 ये कहेंगे कि हाँ वो आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। 60% स्टूडेंट्स अगर आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने कहा फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, ना फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5। 20 एस्पिरेंट से डायरेक्टली पूछा और हमें 18 चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 20C 18 बनेगा। 18 फॉलो करें तो कितने फॉलो नहीं करेंगे, 2 फॉलो नहीं करेंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। सोल्व करूंगा, ये मेरे पास 20 इंटू में 19 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जो कि 2 ही होता है। यहां पे मेरे पास 3 की पावर 18, 2 की पावर 2 4 लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 की पावर 20, क्या यही आंसर आएगा। अब 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर जाके अगर आप 5 से काटना चाहें तो मेरे पास एक चीज कट रही है, ये 4 आएगा और मेरे पास ये वाली वैल्यू मेरे पास 19 रह जाएगी और आंसर क्या आएगा मेरे पास 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 19 152 इंटू में 3 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 19। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? दिस इज माय आंसर। कहता है 60% एसएससी एस्पिरेंट आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, 20 को रैंडमली सिलेक्ट करा, प्रोबेबिलिटी बता दो कि लेस देन 3 एसएससी एस्पिरेंट्स फॉलो आरबी यूट्यूब चैनल। 3 से कम एसएससी एस्पिरेंट आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर या तो 0 फॉलो करने वाले लोग हों, 1 फॉलो करने वाला मिले मुझे 20 में से, या फिर 2 फॉलो करने वाले मिले, ये मेरे केसेस बनेंगे, है ना। अगर मैं सोल्व करूंगा 0 फॉलो करने वाले तो मुझे 20C0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है 3/5 फॉलो करने की और 2/5 है ना फॉलो करने की। 20C1 फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 1 और ना फॉलो करने की 2/5 और ये हो जाएगा मेरे पास 19। 20C2 2 फॉलो करें एग्जैक्टली 3/5 की पावर 2 और मेरे पास 2/5 की पावर 18। कुछ चीजें अगर हम चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2/5 की पावर 18 को मैं कॉमन ले सकता हूं, ये तो कॉमन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरे पास इधर क्या बचेगा 20C0, ये तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा 3/5 की पावर 0, तो यहाँ पे बचेगा 2/5 की पावर 2 डेट इज 4/25, है ना। यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा 20, ये बचेगा 3/5 और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2/5, पावर 18 तक तो कॉमन ले लिया। अगर आगे बढ़ा 20C2 तो 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 18 कॉमन ले चुका है,
3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9/20। दिस विल बी माई आंसर। अगर मैं सोल्व करना चाहूं यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ पे 25 सब जगह आएगा ही, 25 को मैं कॉमन लेके करने की कोशिश करता हूं तो आई थिंक शायद थोड़ा टाइम मेरा बच जाए। अगर मैंने 25 को नीचे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास 3 2 जा 6, 6 इंटू 20 120 प्लस 4 124, और यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगा 9 9 जा 171 1710, यही आएगा 1710 120 1830 1834। और यहाँ पे मुझे पता है 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 18 है। अब ये तो कट नहीं पाएगा, देखो यहाँ पे ये 5 से तो कटेगा नहीं ऊपर वाला पार्ट, तो सीधा मेरे पास 2 की पावर 18 5 की पावर 20 और यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास इंटू में 1834। दिस विल बी माई आंसर। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेंगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल बन गया इसमें। आज आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे तो चांसेस कम है यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपसे पूछने का प्रोबेबिलिटी वाले केसेस में, बट आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, अगर आप याद रख लेंगे तो एग्जाम में अगर पूछ लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगर मेरे पास मीन पूछा जाए तो मीन क्या होता है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है मेरे पास n, जितने बार हमने चोज किया या जितने केसेस हमारे बन रहे हैं इनटू में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वेरिएंस होता है NP, प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग एन आउटकम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस निकालो तो n इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, आपको पता है वेरिएंस इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, तो इसका रूट आ जाता है, तो ये हो जाता है मेरे पास NPQ का रूट। ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे तो हमारे पास चीजें करनी आसान रहेगी। मैं आगे बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन पे, जो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फटाफट से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी बहुत सारा पार्ट हमारा बचा हुआ है, जैसे कि ये वाला सवाल मेरे पास है। 80% एसएससी एस्पिरेंट्स आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। 100 एसएससी एस्पिरेंट को मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया, तो हमें बताना है सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा। हमने कहा जो मेरे पास मीन होता है, जिसे आप जनरली या तो म्यू से डिनोट कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा उसे हम जनरली इससे डिनोट करते हैं। तो मीन होता है मेरे पास n इंटू पी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मेरे पास अंडर रूट में NPQ। ये किसके बराबर होगा? मेरे पास कितने स्टूडेंट्स को मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया? 100। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो आरबी यूट्यूब चैनल को जाने, तो मेरे पास वो दे रखा है 80%, मतलब 4/5। तो इसका 4/5 कर लो, 80% निकालता तो मेरे पास 80 ही आ जाता, कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास 100 है, ये 4/5 है, ऐसे लोग जो आरबी यूट्यूब को चैनल को नहीं जानेंगे वो कितने हो जाएंगे? 1/5 हो जाएंगे। तो 80 प्लस 4 16, यहां पे बचेगा 4। दिस विल बी माई आंसर। स्टैटिस्टिक्स और जो चीजें प्रोबेबिलिटी में सीख रहे हैं उनका कंबाइंड फॉर्म इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। यहां पे स्टेटमेंट्स में फॉलो की बात की गई थी, तो हमने फॉलो के हिसाब से ही निकाला है। अच्छा, एक चीज और होती है, चाहे आप याद रखना चाहें या ना रखना चाहें, इसमें हमारे पास क्या होता है कि कितने लोगों के चांसेस होंगे जो आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते होंगे, वो रेंज कितने में रहेगी। मतलब अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं कि अगर मैं 100 लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है, रैंडमली मैं 100 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, तो उनमें से जनरली क्या चांसेस होंगे कि कितने लोग हमें मिलेंगे जो आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते होंगे। आपने कहा सर 80% है, तो 80% मिलने चाहिए, डेट इज 80। लेकिन जनरली अगर हम इसका केस देखें तो हमारे पास एक सिनेरियो बनता है
जो मेरी रेंज होगी ना, अगर मैं रैंडमली 80% यूट्यूब ऐसे आरबी यूट्यूब चैनल को फॉलो करता है और 100 लोगों से रैंडमली पूछा मैंने, तो जो रेंज आती है फॉर प्रैक्टिकल रीजंस वो आती है मेरे पास न्यू प्लस ट्वाइस इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों के बीच की यू माइनस, तो वो रेंज आएगी मेरे पास यहां पे, ये आया 80 प्लस 2 इंटू 4, ये रियल लाइफ के लिए है, वैसे नहीं करना। जनरली इसके बीच चांसेस है, एग्जैक्टली 80 नहीं मिलेंगे, चांसेस होंगे हमारे पास जो बच्चे मिले जो आरबी चैनल को फॉलो करते रहे वो 88 और 72 के बीच में रहे। ठीक है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं वैसे। ठीक है, दिस इज हायर वे। आगे चलूं क्या मैं आगे? अब हमारे पास आता है बेस थ्योरम। ठीक है, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी मानते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट रिलेटेड टू द कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से एक इवेंट को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे ही आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थ्योरम पे हम फिर बाद में चले जाएंगे। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो बैग है मेरे पास, क्या? बैग 1 और बैग 2। ठीक, बैग 1 के अंदर क्या है? 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल है। बैग 2 जो मेरे पास है उसके अंदर क्या है मेरे पास? उसके अंदर 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। मैंने रैंडमली क्या करा, इन दोनों में से किसी एक बैग में से क्या करा, एक बॉल को सिलेक्ट कर लिया, और जब मैंने उस बॉल को सिलेक्ट कर लिया तो मैंने पाया कि वो बॉल क्या है? ब्लैक है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल निकाली गई है वो बैग 1 में से निकाली गई हो। आप कहेंगे सर अगर ब्लैक बॉल ही निकाली गई है, अगर बैग 1 में से निकाली जाएगी तो बैग 1 में मैंने हाथ डाला, ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल कितनी बॉल्स हैं? 10। ठीक है, 10 में से 6 मेरी ब्लैक बॉल है तो 6 भाग 10। बैग 1 से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है। बैग 2 की अगर बात करूं, टोटल कितने बॉल्स हैं? 7 बॉल्स हैं। 7 में से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 भाग 7। क्या मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी यही होगी? बैग 1 से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है, बैग 2 से निकलने की ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये आएगी। अगर मैं बात करूं यहां पे, हमसे पूछा है बैग 1 से ब्लैक, क्या चांसेस है कि जो बॉल निकाली गई है वो बैग 1 से निकाली गई हो, तो बैग 1 से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/10। क्लियर? तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब बेसिकली क्या आप कहोगे सर डायरेक्टली कैसे लिख दिया? पहले तो आप बैग 1 भी चूज करो, ठीक है, फिर आगे इसके बढ़ो। देखो मेरे पास पहले मैं अगर चूज करना स्टार्ट करता हूं यहां पे, तो मैं कहूंगा या तो बैग 1 चूज किया जाएगा या फिर बैग 2 चूज किया जाएगा। बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप कहेंगे सर 1/2, और पहले मैंने बैग 1 चूज कर लिया, उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास? 6/10। राइट, तो मैंने कहा बैग 1 से निकलने की 1/2 इंटू में 6/10। अब बैग 2 चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है, और इसमें से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? 3/7 है। तो टोटल ब्लैक बॉल चूज होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और बैग 1 से ब्लैक बॉल चूज होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी? आप कहेंगे सर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ 6/10, और यहाँ पे मेरे पास 6/10 प्लस 3/7 बचेगा। आप चाहे तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर लिया था। सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा 10 इंटू 7 आएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 6 7 जो 42 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 7 6 जो 42 और 10 3 जो 30, तो ये आएगा 42 डिवाइडेड बाय 72। किससे कट जाएगा? ये 6 से कट जाएगा, ये आएगा 12 और ये आएगा 7। 7/12 इज माई आंसर। क्लियर? यही हमारी बेस थ्योरम कहती है। बेस थ्योरम कहती है आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालूं, ठीक है, फिर उसमें से
पूरी की पूरी ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। ठीक है, इससे बेटर है कि आप क्या करें, सिर्फ ये देखें कि ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल। मैंने कहा टोटल ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये निकल के आई कि इस बैग को चूज करूंगा अगर मैं 1/2, ठीक है, इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, इसमें ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये है, बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, और इसमें ब्लैक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हमें क्या रहा है कि बैग 1 से ब्लैक बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऊपर रखा, सोल्व करा और हमारा आंसर आ गया। तो यहां पे एक कंडीशन हमें दे रखी थी कि ब्लैक बॉल चूज हुई है, तो मैं ब्लैक बॉल से ही यूज करके क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया। यहां पे मैंने व्हाइट बॉल का बाकी चीजें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की व्हाइट बॉल्स कितने निकल सकते हैं उसको देखा ही नहीं, सिर्फ ब्लैक बॉल के केसेस क्या क्या बनेंगे वो फॉलो करे और अपने आंसर तक मैं पहुंचा। चलो आगे, क्वेश्चन है हमारे पास ये, एक फैक्ट्री है जो बोर्ड्स मैन्युफैक्चर करती है, ए बी सी, 3 तरीके के। नंबर ऑफ बोर्ड्स जो ए के मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा वो है 25%, बी टाइप के जो बोल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है 35%, और सी टाइप के जो बोल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है 40%। कहता है आउटपुट जब हम निकालें तो जितने भी मेरे ए टाइप के बोल्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें क्या होते हैं, 5% डिफेक्टिव होते हैं। टाइप बी बोल्ट कितने डिफेक्टिव होते हैं मेरे, 4% डिफेक्टिव होते हैं इसके। और अगर मैं बात करूं टाइप सी बोल्ट मेरे कितने होते हैं, इसके 2% डिफेक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बोल्ट को रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया और यह पाया गया कि वो बोल्ट क्या है, वो डिफेक्टिव है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन बी से निकला हो। कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा, अगर मैं टोटल बोल्ट्स की बात करूं तो आप कह सकते हैं सर मैं मान लेता हूं टोटल टी बोल्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये क्या होगा, टी अपने आप का 100% होगा। अब इसी के यहाँ पे 25% ए बोल्ट बन रहे हैं, इसी के 35% बी बोल्ट बन रहे हैं, और इसी के 40% क्या बन रहे हैं, सी। तो ये 25% ऑफ टी है, ये टोटल बोल्ट का 35% है, और ये इसका 40% है। सम करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। अब इसमें से 5% डिफेक्टिव है, इसमें 4% और इसमें 2%। कितने बोल्ट्स होंगे टाइप बी के जो मेरे डिफेक्टिव होंगे? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे 35% ऑफ टोटल, उसका कितना, 4%। ये मेरे टाइप बी के डिफेक्टिव बोल्ट्स आ गए। टोटल डिफेक्टिव बोल्ट्स कितने हैं? आप कहेंगे सर टाइप ए के अगर मैं निकालूं तो 25% ऑफ 5% इंटू में यहां पे मेरे पास 35% टी इंटू में 4%, और यहां पे मेरे पास 40% टी इंटू में 2%। ये मेरे टोटल डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं, और इसमें जो टाइप बी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं वो डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास कि टाइप बी, मशीन बी से डिफेक्टिव बोल्ट निकले। ये मशीन है, सॉरी टाइप नहीं है, मशीन बी से जो बोल्ट्स निकल रहे हैं और ये मशीन सी से जो बोल्ट्स निकल रहे हैं। आप 2% से परसेंटेज को काट सकते हैं, मेरे पास टी से टी कट जाएगा, ये हो जाएगा 140, और यहां पे वैल्यू मेरे पास आएगी 125 प्लस ये वैल्यू आएगी मेरे पास 140 प्लस ये वाली वैल्यू आएगी 14 × 2 80। आप चाहते तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 से मतलब 5 से काट सकते थे सारी वैल्यूज को, तो 140 और यहाँ पे मेरे पास 205 345, 5 से काट दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 79 और ये वाली वैल्यू आएगी 69 सॉरी। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से किया। अगर इस तरह का सवाल आपके पास आ रहा है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर वाले पार्ट का चाहो तो रेशियो भी निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर मैं थोड़ा इजी तरीका अपनाने की कोशिश करता, कैलकुलेशन बचाने की कोशिश करता, तो मैं इस वाले पार्ट का क्या कर लेता, रेशियो निकाल लेता। जैसे परसेंटेज में हम करते हैं, हमें रेशियो तो चाहिए बेसिकली, प्रोबेबिलिटी क्या है, रेशियो। 25%, 35%, 45, 5% टी से अगर मैं काट दूं तो ये कितना आएगा मेरे पास, 5/7/8 आएगा।
ये कितना दे रखा है 5, 4 और 2, 4 7 दूनी 7 चौक 28 डिवाइडेड बाय क्या चाहिए 25 प्लस 28 प्लस 8 2 16। सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक कंपनी थी, 3 मशीन्स थी ए, बी और सी। मशीन ए टोटल 25% बोल्ट्स बनाती है, मशीन बी 35% बोल्ट बनाती है, मशीन सी 40% बोल्ट बनाती है। मशीन ए 5% इफेक्टिव बोल्ट, मशीन बी 4%, मशीन सी 2%। हमसे ये कहा गया कि अगर एक रैंडमली मैं बोल्ट को सिलेक्ट करता हूं और वो डिफेक्टिव पाया जाता है तो क्या चांसेस होंगे कि वो मशीन बी का डिफेक्टिव होगा। तो मैंने कहा टोटल डिफेक्टिव बोल्ट्स और मशीन बी से जितने डिफेक्टिव बोल्ट्स बने वो रेशियो निकाल लो। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन है ये, एक आदमी जाना जाता है कि वो क्या करता है, हर 3 में से वो 2 बार सच बोलता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक डाइस को थ्रो करता है और जो नंबर आता है वो बताता है कि नंबर जो आया वो 4 आया। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो नंबर आया वो एक्चुअली में 4 था या नहीं था। कैसे सोल्व करेंगे, नंबर मेरा क्या उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा नंबर आया 4। अब वो सच कितनी बार बोलेगा 2/3 टाइम्स, तो झूठ कितनी बार बोलेगा, लाई कितनी बार करेगा वो, क्या वो 1/3 टाइम्स लाई करेगा। तो कब कब वो बोल सकता है कि नंबर 4 आया, आप कहेंगे एक बार तो सच में जब 4 आ जाए तो वो बोलेगा। 4 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 क्या होगा, एक आउटकम है आउट ऑफ 6 आउटकम 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 4 ये आएगा मेरे पास 5/6। तो हम कहेंगे अगर सच में 4 आया है तो उस 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 1/6 है, और वो सच बोल रहा हो तो वो है 2/3, तो 2/3 और मेरे पास क्या आ गया ये 1/6। अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 ना आया हो और उसने झूठ बोल दिया हो कि भैया 4 आया है ना, ये भी तो हो सकता है, दोनों चीजें हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ये 1/3 इंटू में 5/6, ये 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे क्योंकि उसने रिपोर्ट किया एक्चुअली में 4 आया नहीं आया ये हमें नहीं पता, हमें तो बताना है कि एक्चुअली में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 केसेस में 4 बोल सकता है वो आया है। पहला केस तो वो कि एक्चुअली में 4 आया हो और उसने सच बोल दिया। दूसरा केस वो जब 4 नहीं आया हो और उसने क्या बोल दिया हो, उसने झूठ बोल दिया हो। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इस पर्टिकुलर केस में जब 4 नहीं आया और हम कह रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 4 नहीं आने का केसेस ये हैं और वो झूठ क्या बोलेगा कि 4 आया है, हम यही मान के चलेंगे कि वो झूठ बोलेगा कि 4 आया है। तो टोटल केसेस हो गए मेरे पास ये, एक्चुअली में 4 आया और उसने 4 ही बता दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा, सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 से 6 एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, ऊपर बचेगा 2/3 और नीचे बचेगा 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 5/3 दैट इज 8/3, 7/3 सॉरी। This will be the answer of this question. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जाम एस्पिरेंट्स की कई बार कंफ्यूजन ये रहती है कि सर देखो 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कहेंगे सर 5/6। अब वो झूठ बोल रहा है तो उस केस में जो झूठ है वो ये भी झूठ बोल सकता है कि 4 नहीं आया तो कोई और नंबर आया होगा 4 के अलावा, लेकिन हम यही मान के चलेंगे अगर कोई और केस आया है तो वो यही कहेगा कि 4 आया है, तो हम ये वाला केस लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफेक्टिव मशीन से ही रिलेटेड है, होमवर्क में ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये वाला क्वेश्चन हम खुद से करते हैं। कहता है एक लड़की पासा फेंकती है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइस। अगर 5 या 6 आता है तो वो एक कॉइन को थ्रो करती है 3 बार और नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करती है। अगर 1 2 3 4 आता है तो वो कॉइन को सिर्फ एक बार थ्रो करती है और
चेक करती है कि हेड आया या टेल आया। उसे क्या मिलता है, एग्जैक्टली वन हेड मिलता है। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डाइस पे उसने 1 2 3 या 4 फेंका हो। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो दो केसेस दे रखे हैं डाइस पे, या तो क्या है 1 2 3 या 4 आए, और दूसरा केस दे रखा है जब डाइस पे 5 या 6 आए। तो टोटल आउटकम्स कितनी है मेरी, 2/6 है, मतलब 1/3, और यहाँ पे मेरे पास 4/6, तो यहाँ पे 2/3। तो डाइस जब मैं फेंक रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी 5 या 6 आने की क्या है, 1/3 है। 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 2/3। अगर मेरे पास 5 या 6 आ जाता है तो वो क्या करती है, कॉइन को 3 बार फेंकती है और हेड्स को काउंट करती है। कितनी बार, 3 टाइम्स कॉइन को फेंकेगी। और यहां पे हुआ तो ये सिर्फ 1 टाइम्स कॉइन को फेंकती है। उसे एग्जैक्टली क्या मिलता है कॉइन पे, उसे एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है। क्या मिला उसे, एग्जैक्टली 1 हेड। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डाइस पे ये आया। तो अब हमें बेसिक से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि हम कैसे करेंगे। एक हेड जब वो यहां पे फेंक रही है तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फटाफट से बताइए आप कहेंगे सर 3 टाइम उसने फेंका, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास 3 में से एक को चूज करना है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो पावर 1, अभी जो मैंने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और 1/2 की पावर 2 जब हेड नहीं आएगा। इस केस में मेरे पास प्रोबेबिलिटी ये होगी, यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कब होगा जब 5 या 6 आए, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/। आगे बढ़ते हैं, जब हमारे पास डाइस पे 1 2 3 4 आए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास, 2/3। और इसमें एक टाइम फेंका और हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हेड आने की, आप कहेंगे सर ये 1/2। तो फर्स्ट केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। हमसे पूछा है इस वाले केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब डाइस पे 1 2 3 4 आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये होगा 2/3, और यहां पे आएगा मेरे पास। क्लियर हो गया, सोल्व करके आंसर निकालेंगे। ये तो 3 आएगा, नीचे बनेगा यहाँ पे 3/8, यहाँ पे बनेगा मेरे पास 2 से 2 3/8, और 1/3 भी है तो 1/8 बचेगा मेरे पास। ये यहाँ पे सोल्व करूंगा 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास 1/3। सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लूंगा 8 और 3, नीचे तो 11 आ जाएगा, 8 + 3, 3 और 8 का मल्टीप्लीकेशन 3 से कट जाएगा, 8 बचेगा, 8 ऊपर चला। दिस इज माई आंसर। क्लियर है तो बताओ। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को इंश्योर किया है, 4000 कार ड्राइवर्स को और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को। इनकी रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कितनी है, 0.01 0.03 0.15। एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो स्कूटर ड्राइवर है। डायरेक्टली कर लें क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास क्या है 2000 4000 और 6000, रेशियो ले लूंगा तो मेरे पास 1 2 3 ही आएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.01 0.03 और 0.15 है। ठीक है, इसमें भी आप चाहें तो रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो ही मेरा मैटर करेगा एट द एंड। अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमसे कहा है कि स्कूटर से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर एक्सीडेंट हो गया है, तो स्कूटर वाला मेरे पास क्या है ये, तो 1 इंटू 1.01 0.01 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.03 0.1.01 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.52 आएगा 1/52। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। ये मैंने जो डिटेल्ड कोर्स वाली वीडियो है, मतलब क्रैश कोर्स वाली वीडियो है, उसमें भी कराया है। आपको एक बार फिर से यहाँ पे करा देता हूँ जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए, कोई भी चीज आपकी छूटे ना। क्वेश्चन में कहता है दो इंटीजर्स को हमने रैंडमली सिलेक्ट करा फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर में से। उन दोनों इंटीजर्स का सम क्या है? इवन है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मेरे पास जो दोनों के दोनों नंबर्स हैं वो क्या होंगे? ओड होंगे। अब देखो कोई भी चीज इवन कैसे आती है, जब मैं सम करता हूं दो चीज का, दो नंबर्स का सम करूंगा तो इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन होता है। इवन प्लस ओड क्या होता है? ओड होता है। इवन प्लस ओड क्या होता है? ओड प्लस ओड प्लस इवन क्या होता है? ओड होता है। और मेरे पास ओड प्लस ओड क्या होता है? इवन होता है। दो इंटीजर्स का सम अगर मेरे पास इवन आ गया तो आप कहेंगे सर ये या तो इस केस में आएगा या फिर इस केस में आएगा। ठीक है, या तो मेरे पास जो दोनों नंबर्स है मैं दोनों इवन चूज किए होंगे या फिर दोनों ओड किए होंगे। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर दोनों नंबर मेरे पास इवन आए हैं कि दोनों नंबर्स क्या हो? मेरे ओड हो। दोनों नंबर्स क्या हो? मेरे ओड हो। 1 से लेके 11 तक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देखेंगे यहां पे कितनी ओड वैल्यूज है मेरे पास? 6 तो ओड वैल्यूज है और मेरे पास 5 इवन वैल्यूज है। ठीक है, जब मैं इनमें से दो नंबर चूज करूंगा तो वो क्या होगा? एक नंबर को हटाया तो वो रखा नहीं जाएगा वापिस, दूसरा नंबर उससे डिफरेंट होगा। क्वेश्चन के हिसाब से यही चीज बनेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि रिप्लेसमेंट हो रही है उस नंबर की। अगर रिप्लेसमेंट नहीं लिखी गई तो मतलब एक चीज जो हमने निकाल ली वो खत्म हो गई वहां से। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि दोनों नंबर मेरे ओड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर टोटल 11 नंबर है, पहला नंबर अगर मैंने ओड चूज कर लिया तो 6/11 प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक ओड नंबर निकल गया, कितने बचे? 5। टोटल नंबर्स कितने बचे? एक कम हो गया तो 10। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ये है, दोनों ओड चूज करे तो इवन सम बन जाएगा मेरा। दूसरा केस दोनों इवन चूज कर लूं, इवन है मेरे पास 5, 5/11 पहली प्रोबेबिलिटी। अब मैंने दूसरा नंबर भी इवन उठा लिया, एक नंबर इवन उठ चुका तो बचे 4, 4 में से एक हट चुका है, टोटल 10 नंबर है तो 4/10। दोनों नंबर इवन आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों नंबर ओड आने की प्रोबेबिलिटी, सम दोनों केसेस में मेरे पास इवन आएगा। दोनों नंबर हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों नंबर क्या हो जाए? ओड हो जाए। तो ये होगा 6/11 इंटू में 5/10। 11 और 10 तो आपका कट ही जाएगा सब जगह। 6 इंटू 5 होता है 30 और नीचे आएगा 30 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 3/5। ये मेरा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब हमारे पास आने वाली है बैगर्स थ्योरम, जो कि मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ाया हुआ है डिटेल्ड कोर्स के अंदर। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से भी बता दूंगा बैगर्स थ्योरम किस तरीके से यूज होती है। और इस पर अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाया गया ना तो मैं कह सकता हूं जिसने ये थ्योरम नहीं पढ़ी 90% लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उसे। ठीक है, वैसे तो अभी तक एसएससी में क्योंकि 5 ही सवाल आए हैं, सीजीएल टीयर 2 और सीएचएसएल टीयर 2 में पहले प्रोबेबिलिटी नहीं आता था, तो मैं कहता भी हूं कि आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं कि आपका ना ही आए, लेकिन आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए मैं करा ही देता हूं। बैगर्स थ्योरम क्या कहती है? जब हमें n वैल्यूज को m लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या फिर n थिंग्स को मैं कह सकता हूं, अगर मुझे n थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके में? n सिमिलर थिंग्स को m डिफरेंट पीपल में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके बताता है बैगर्स थ्योरम। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे छोटी सी चीज बस ये बताओ कि मेरे पास एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी। अगर मुझे इसे 4 पार्ट में स्प्लिट करना है तो कितनी लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी इसमें? लॉजिक से सोच के बताना मुझे। अगर मुझे इसके अंदर इस लैंड को 4 पार्ट में स्प्लिट करना है तो कितनी लाइंस मुझे ड्रॉ करनी पड़ेंगी? आप कहेंगे सर देखो गिनते रहे, 1 लाइन खींची, 2 लाइन खींची और 3 लाइन खींची, कितने पार्ट में स्प्लिट हो गया? 4 पार्ट में, है ना। तो कितनी लाइंस खींचनी पड़ी? 3। मैंने कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला लगाया, 3 मेरा आंसर आ गया। अगर लैंड ऐसा होता तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखते हुए चलना, अगर मैं 1 लाइन खींचता हूं, 1 लाइन से कितने पार्ट में स्प्लिट हुआ? 2 पार्ट्स में। 2 लाइन खींची तो कितने पार्ट में स्प्लिट हुआ? 3 पार्ट्स में। और अगर मैं 3 लाइन खींचता हूं तो मैं क्या करूंगा? 4 पार्ट में मेरा स्प्लिट हो गया।
ठीक है, लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली से क्वेश्चन ना मान के चले, वरना आप ये कहेंगे सर अगर मुझे 4 पार्ट में स्प्लिट करना है तो मैं 2 लाइन ऐसे भी खींच सकता हूं जिससे कि मेरे पास ये 4 पार्ट में स्प्लिट हो, लेकिन लाइंस मेरी ना पैरेलल होंगी। ठीक है, हाउ मैनी पैरेलल लाइंस कर लो, आई थिंक क्वेश्चन जब ज्यादा बेटर रहेगा हमारा, फिर क्वेश्चन ठीक है। हमें कितनी पैरेलल लाइंस की जरूरत पड़ेगी, समानांतर रेखा की जरूरत पड़ेगी इसे इक्वल पार्ट में स्प्लिट करने में। अगर पैरेलल खींचूंगा तो फिर मुझे कितने लाइंस की जरूरत पड़ेगी, अगर 4 पार्ट्स में n पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो मुझे n-1 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। अगर इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो हम आगे क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। अब मेरे पास एक पहले बेसिक सा क्वेश्चन दूंगा, फिर उसमें कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास ये, मेरे पास 4 सिक्के हैं, कितने तरीकों से मैं उसे 2 भिखारियों में बांट सकता हूं। बहुत सिंपल सा है, आप लॉजिक लगा के बता देंगे, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप 2 भिखारियों को सामने बिठाओ, आपके पास 5 सिक्के हैं, किस तरीके से आप बांट सकते हो। आप कहेंगे सर बैगर 1 है मेरे पास और बैगर 2 है। मेरे पास कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो मेरी मर्जी भाई मैं किसे कितने दूं। मैं आप या तो करूंगा बैगर 1 को 0 दूंगा या 1 दूंगा या 2 दूंगा या 3 दूंगा या 4, इनमें से कोई भी केस मेरे पास हो सकता है। मैं बैगर 1 को इनमें से कोई भी कितने भी सिक्के दे सकता हूं। टोटल मेरे पास 5 है, तो मैंने कहा इसे कुछ भी नहीं दे रहा, तो ये वाले 4 इसे जाएंगे। अगर इसे 1 दूंगा तो इसे 3, इसे 2 दूंगा तो 2, इसे 3 दूंगा तो 1 और इसे 1 दूंगा तो 0। तो कितने केसेस बने मेरे पास, क्या मैं कह सकता हूं 5 केसेस बने। मेरे पास 5 तरीके ऐसे हैं जिससे मैं 4 सिक्कों को 2 बैगर्स के बीच में स्प्लिट कर सकता हूं। यही आएगा या नहीं आएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल यही आएगा। अब मैं यहां पे अगर इसे और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या है, यहां पे 4 सिक्के हैं, मैंने चारों सिक्कों को यहां पे बना दिया। ठीक है, अब मुझे 2 बैगर्स में स्प्लिट करना है। आप कहेंगे सर 2 बैगर में अगर कोई चीज मुझे बांटनी है, 2 में बांटनी है, तो कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, मुझे 1 लाइन खींचनी पड़ेगी। मतलब मेरे पास एक प्लॉट होता, उसे 2 लोगों में बांटना होता, तो आप कहते हैं सर 1 लाइन खींचनी पड़ेगी, 2 हिस्सों में वो बढ़ जाएगी। अब वो लाइन मैं कहीं भी खींच सकता हूं। मैंने कहा कि अगर मैं ये लाइन यहां पे खींच दूं तो इस साइड बैगर 1 और इधर रिप्रेजेंट कर रहा है बैगर 2, तो इस बैगर को कितने मिलेंगे 0, इस बैगर को कितने मिलेंगे 4। मैं ये लाइन अगर यहां पे खींच देता तो मेरे पास क्या होता, इस बैगर को कितने मिलते, बैगर 1 को 1 मिलता और बैगर 2 को कितने मिलते, 3 मिलते। ठीक है, अगर मैं ऐसे यहां पे लाइन खींचता तो इसे 2, इसे 2, यहां पे खींचता तो इसे 3, इसे 1, और यहां पे लाइन खींच देता तो इसे 4 मिलते और उसे 1 मिलता। क्या मैं इस तरीके से देख सकता हूं या नहीं देख सकता कि जहां पे मैंने लाइन डाल दी उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक बैगर पहले बैगर को मिलेंगे और उसके इस साइड में दूसरे बैगर को मिलेंगे। क्या इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है कि स्प्लिट करना है मेरे पास और टोटल नंबर ऑफ केसेस मैं निकाल लूं कि मैं ये लाइन कहां खींच सकता हूं। आप कहेंगे सर यहां पे फर्स्ट प्लेस पे, यहां पे 5 प्लेसेस है जहां पे खींच सकता हूं, तो 5 तरीके ही होंगे जहां पे मैं इन बैगर्स में ये पॉइंट्स को बांट सकता हूं। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। अब इसे और एक बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसे लाइन ना लेके मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास कितने बैगर्स हैं, 2 बैगर्स हैं, कितनी लाइंस खींचनी थी मुझे यहां पे 1 लाइन खींचनी थी। तो लाइन को छोड़ दो, मैं कहूंगा मैं यहां पे क्या करता हूं, एक फेक कॉइन डाल देता हूं। क्या करता हूं, 1 फेक कॉइन। अब ये फेक कॉइन क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि मेरे पास पहले और दूसरे बैगर को कितने मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास यहां पे सीधे 4 कॉइन्स है, 1 2 3 4। अब ये फेक कॉइन मेरा कहीं भी हो सकता है, जहां पे भी मान लो मैंने इस फेक कॉइन को यहां पे डाल दिया तो इसके इधर वाले पहले बैगर को मिलेंगे और इधर वाले इसके दूसरे बैगर को मिलेंगे। तो ये फेक कॉइन जो है मेरा कितनी पोजीशंस ले सकता है आपके हिसाब से। आप कहेंगे सर यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है और यहां पे आ सकता है। क्या ये 5 पोजीशंस ले सकता है? तो मेरे पास क्या होगा, 5 केसेस मेरे पास बन सकते हैं। क्लियर है या नहीं? अगर मैं इसे फॉर्मूले के बेसिस पे समझने की कोशिश करूं
तो मेरे पास जो केस बनता है वो ये बनता है कि मेरे पास कितने चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, मुझे 4 चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। ठीक है, कितने बैगर्स में बांटना है, 2 बैगर्स में बांटना है। लेकिन मुझे कितने फेक कॉइन डालने पड़ेंगे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 बैगर्स हैं, क्योंकि मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक फेक कॉइन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा एक फेक कॉइन अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां पे मेरे पास कितने प्लेसेस बने, 1 2 3 4 5 प्लेसेस बने, तो 5। और इन 5 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लेस चूज करना पड़ेगा जिससे मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊं कि बैगर 1 को कितने मिलेंगे और बैगर 2 को कितने मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर 1, 4 + 1 C1, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है 5 C1, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5। क्या मैं कह सकता हूं 5 तरीके हैं जिसमें मैं 4 सिक्के 2 बैगर्स के बीच में बांट सकता हूं। ठीक, अब इसमें थोड़ा और बेटर करूं, अगर मैं एक्चुअली में ये 1 क्या था, आप कहेंगे सर मेरे पास ये तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स थे, 1 था मेरे पास, जितने बैगर्स हैं उसमें से एक कम, तो ये था मेरे पास m-1, और ये क्या है मेरे पास m-1। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास अगर n आइटम्स हैं और मुझे m लोगों में बांटनी है तो फॉर्मूला बनेगा n + m-1 c m-1। इसे ही हम बैगर्स मेथड बोलते हैं। और इसमें ये हो सकता है जब मैं लोगों में बांट रहा हूं कि हो सकता है किसी को मैं कुछ भी ना, ठीक है, जीरो वाला केस भी मेरा इंक्लूडेड होता है। तो n + m-1 कॉम्बिनेशन m-1, n थिंग्स n distributed among m persons। क्या ये मेरा तरीका हो गया? अब इसी पे बेस्ड और भी सवाल बनते हैं। यहां पे मैंने एक चीज ली थी, आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। जैसे मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास 17 कॉइन्स है और मुझे किस तरीके से मैं इन्हें 4 बैगर्स के अंदर बांट सकता हूं। अब ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूला लगाऊंगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा। आप कहेंगे सर बांटने का तरीका 17 + 4 - 1 डिवाइडेड कॉम्बिनेशन 4 - 1, तो 17 और 4 21 - 1 दैट इज 20 C3, और ये हो जाएगा मेरे पास 20 × 19 × 18 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। दिस इज माय आंसर। यहां से 6 से काटूंगा मैं 3, 57 और 1 1 4 0। दिस इज माय क्वेश्चन, हो गया खत्म। कॉम्बिनेशन में अगर सवाल बनाना, अब इसमें बहुत बेहतरीन सवाल भी बन सकते हैं। ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवा रहा हूं मैं, एग्जाम में ऑल्दो लिखा नहीं है सिलेबस में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन इस पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना दिया तो आधे लोग फंस जाएंगे, इसलिए हमें वो भी सीखना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं इसे बेसिक से करता तो आप समझो मेरे पास 4 बैगर्स हैं, तो मुझे कितनी लाइंस खींचनी पड़ेंगी बीच में, 3 लाइंस खींचनी पड़ेंगी सेपरेट करने के लिए। 3 लाइंस का मतलब क्या है, मेरे पास 3 फेक कॉइन्स मुझे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। 3 फेक कॉइन्स का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे बेसिक से करता तो आप कहते सर मेरे पास ये एक्चुअल कॉइन्स है, कितने हैं, ये मान लो मेरे पास एक्चुअल कॉइन्स है कितने, 17। अब इसमें कहीं ना कहीं मैं 3 फेक कॉइन्स डाल सकता हूं। वो 3 फेक कॉइन्स कहीं भी आ सकते हैं, हो सकता है एक यहां पे आ जाए, दूसरा यहां पे आ जाए, तीसरा इसके बराबर में भी आ सकता है, तीसरा ये वाला फेक कॉइन हो। ये 3 फेक कॉइन डिफरेंशिएट करेंगे, इसके आगे वाले बैगर 1 को मिल जाएंगे, इसके आगे वाले बैगर 2 को मिल जाएंगे, ये वाले बैगर 2 को मिलेंगे, यहां से ये बैगर 3 को मिलेंगे, और ये किससे मिलेंगे, ये बैगर 4 को मिलेंगे। और कितनी पोजीशन में, हमें 3 सिलेक्ट करने हैं, कितने में से, 17 + 3 20 में से, तो 20 C3। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? तो इसमें फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस, ऐसे कोई भी चीज हम बांटनी हो हम इस तरीके से करते हैं। अब इसमें और क्या सवाल बन सकता है, कहता है हमारे पास 17 कॉइन्स हैं और मुझे इसे 4 बैगर्स के बीच में बांटने हैं। एक बैगर को मैंने रैंडमली चूज कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बैगर के पास एग्जैक्टली 3 कॉइन मिले। कैसे सोल्व करेंगे, तीन बैगर्स हैं, 4 बैगर्स हैं, 17 सिक्के बांटे गए,
प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिस बैगर को मैं चूज कर रहा हूं उसके पास एग्जैक्टली 3 सिक्के पाए जाएं। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो सर 17 सिक्के 4 बैगर्स के बीच में कितने केसेस बनेंगे मेरे पास 20। C3 अभी सोल्व करा। इतने तरीके से मैं ये सिक्के 4 बैगर्स के अंदर बांट सकता हूं। अब मान लो मुझसे क्या गया, या तो मैं जब चूज करूंगा मैं पहले बैगर को, दूसरे बैगर को, तीसरे बैगर को और चौथे बैगर, इनमें से किसी को भी चूज कर सकता हूं। क्या इतना पार्ट आपको समझ में आ गया? पहले बैगर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और हमें क्या चाहिए, मैं कह रहा हूं इस बैगर को चूज करा मैंने बैगर 1 को और इसके पास क्या हो 3 सिक्के हों। दूसरे बैगर को चूज करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, 3 सिक्के इसके पास भी मैंने मान लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इस पे भी 3 सिक्के हों। और चौथा बैगर है, इसकी प्रोबेबिलिटी चूज करने की 1/4, इस पे भी मेरे पास 3 सिक्के हों। अच्छा 3 सिक्के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ये 1/4 है, बैगर 1 की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी 3 सिक्के पाने की, उतनी ही बैगर 2 की भी होगी, उतनी ही बैगर 3 की भी और उतनी ही बैगर 4 की भी। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कि रैंडमली मैं किसी भी एक बैगर को चूज करूं, उसके 3 सिक्के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने किसी भी एक बैगर को यहां पे ऑप्ट कर लिया और मैंने मान लिया कि इसके पास कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। अगर इसके पास 3 सिक्के हैं तो बचे हुए जो 3 बैगर्स होंगे, बचे हुए जो 3 बैगर्स होंगे उनके पास कितने सिक्के होंगे? आप कहोगे सर टोटल 17 में से 3 को घटा दूंगा, यहां पे मेरे पास बचेंगे कितने 14 कॉइन्स। तो 14 कॉइन्स को इन 3 बैगर्स में कितने तरीके से मैं स्प्लिट कर सकता हूं? आप कहेंगे सर 14 + 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, ये होगा 16C2। 16C2 वेज में मैं बाकी बैगर्स के अंदर 3 सिक्के बाकी रिमेनिंग 14 सिक्कों को बांट सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या कहता, अगर पहले बैगर को मैं चूज करता उसे चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ये आ जाता मेरे पास 16C2। यहां पे भी ये क्या आ जाता 16C2 और ये 16C2। तो ये पूरा लिखने की जरूरत की जगह मैं डायरेक्टली कहूंगा ये आएगा 16C2 डिवाइडेड बाय 20C3। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी ये 16 × 17 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे मेरे पास 20 × 19 × 18 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोल्व भी किया था, है ना? तो आप चाहें तो वहां से निकाल सकते हैं 8 × 17 126 136 और ये आएगा मेरे पास अभी जो मैंने सोल्व किया था, या पूरा कैलकुलेट ही कर लें, कैलकुलेट ही कर लेते हैं, चलो छोड़ो। 3 से काटूंगा तो 3 आएगा, 2 से काटूंगा तो 8 आएगा, 8 से कुछ कटेगा नहीं 2 और यहाँ पे मेरे पास ये जाएगा 5। ये 16 × 15 है, सॉरी यार ये क्या है 15, 5 और 3 15, ये कट जाएगा 2/19 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, वरना आपके दिमाग में क्या आएगा इस क्वेश्चन को देखते हुए, अगर आपने कंसेप्ट नहीं सीखा आप कहेंगे सर 17 सिक्के हैं 4 बैगर में बांटने हैं, पहले बैगर के ऊपर क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे सर 0 1 2 3 4 0 से लेके 17 तक सिक्के हो सकते हैं। मेरे पास कितने केस बन रहे हैं? 18 केस बन रहे हैं। 18 केस बन गए और किसी भी बैगर को चुनूं उसमें 18 ही सिक्के हो सकते हैं। अगर मैं 3 सिक्के एग्जैक्टली चाहिए तो 3 सिक्के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/18, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का सवाल है, क्योंकि मैंने 3 लोगों में सिक्के बांटे हैं, टोटल 17 कॉइन्स। तो अगर किसी भी एक रैंडमली पर्सन को मैं चूज करूं और उससे कहूं कि 3 सिक्के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो आएगी 2/19 उस पर्टिकुलर पर्सन में। अगर इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूं, मेरे पास क्या है 24 कॉइन्स हैं, 3 बैगर्स हैं। थोड़ा आसान कर देता हूं, एग्जैक्टली एक बैगर को रैंडमली सिलेक्ट करा,
एग्जैक्टली 2 कॉइन्स पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फटाफट से बताइए। आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे पास कितने बनेंगे, 24 कॉइन्स थे, 3 बैगर्स थे, 3 - 1 डेट इज 2, तो 26C2, ये तो टोटल केसेस बन गए। 2 सिक्के अगर एक बैगर पे मिल गए 3 में से, तो बचे कितने सिक्के मेरे पास, 22 कॉइन्स बचे। कितने लोगों में बटेंगे, ये बटेंगे मेरे पास 2 बैगर्स में, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 22 + 2 - 1 डेट इज 23 और C1, यही आएगा। ट्वेंटी थ्री C1 इज नथिंग बट 23, यह आएगा 26 × 25 डिवाइडेड बाई 13 × 25 डेट इज 325, ये मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, करो फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज वाली क्लास अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, प्रोबेबिलिटी है, खतरनाक क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में अगर अच्छे से रिवीजन नहीं की गई। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना आज की क्लास को। मेजरली तो जो फर्स्ट क्लास थी मेरी वो भी बहुत इनफ थी, क्रैश कोर्स वाली जो मैंने डाली थी, हर चीज को करने के लिए कुछ अच्छे सवाल मैं और लेके आया हूँ, जस्ट इन केस कोई भी हम सिनेरियो छोड़े ना। लास्ट ईयर पता नहीं था एग्जाम का लेवल कैसा होगा, तो उसके बेसिस पे चीजें कराई गई थी। इस बार क्योंकि हमने देखा लास्ट ईयर भी ठीक ठाक सवाल आए थे, तो अगर ऐसे थोड़ा सा और ऊपर गया तो इस टाइप का भी पूछ सकता है, तो वी शुड बी रेडी। और ये उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है जिन्होंने 10th के बाद प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी, जिन्होंने 11th-12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी है, उनके लिए बच्चों वाले सवाल है सारे। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास 17 कॉइन्स हैं, मुझे 3 बैगर्स में बांटने हैं और ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम हर एक बैगर के पास 1 कॉइन तो हो। अब यहाँ पे अगर एटलीस्ट 1 कॉइन है, हम तो क्या करते थे, 0 कॉइन वाला केस लेके चलते थे अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे। अगर एटलीस्ट 1 कॉइन दे दिया, एटलीस्ट 2 कॉइन दे दिया, एटलीस्ट 3 कॉइन दे दिया, तो फिर हम कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, टेंशन मत लो, 17 है मेरे पास सिक्के, 1 कॉइन पहले बैगर को, दूसरा कॉइन दूसरे बैगर को, तीसरा कॉइन तीसरे बैगर को दे दिया। कितने सिक्के बचे, मेरे पास बचे 17 में से 3 को घटा दूंगा, 14 सिक्के। अब मेरे पास ये 14 सिक्के बैगर 1, बैगर 2, बैगर 3 इनमें बांटने। अब तो कोई कंडीशन नहीं है, एक एक दे दिया जो देना था मुझे एटलीस्ट वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 बैगर हैं तो 14 + 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, दिस विल बी माई आंसर। यह आएगा 16C2। 16C2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 × 15 120, डायरेक्टली कर सकते हैं। दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन, ये मजा आया क्वेश्चन को करने में। अब यहां पे क्या दे देता, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते, एटलीस्ट 3 कॉइन्स, हर एक बैगर के पास कम से कम 3 कॉइन होने चाहिए। अगर ये पूछ लेता क्वेश्चन में तो आप कहते सर 3 3 3 तीनों को देते थे, 17 में से 3 × 3 मतलब 9 को मैं घटा देता, मेरे पास बचते कितने कॉइन्स, 8 कॉइन्स बचते। अब 8 कॉइन्स है, 3 बैगर्स में बांटने हैं, तो 8 + 3 - 1 C, 3 - 1, उस केस में आंसर क्या हो जाता है 10C2, और 10C2 का मतलब 5 × में 9। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास एक और लास्ट, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है, सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, इसी टाइप का बैगर्स थ्योरम पे है, बट थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इसमें एक लेवल और अप कर दिया।
और लेवल अब क्या कर दिया, कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। हमें बताना है कितने तरीकों से हम 11 एप्पल्स, 4 मैंगोज एंड 3 ऑरेंजेस को 2 पर्सन्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे एक पर्सन कितने भी फ्रूट्स को ले सकता है और सेम टाइप के फ्रूट जो है वो एक जैसे हैं, मतलब एप्पल्स हैं 11 के 11, आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अलग अलग होंगे एप्पल्स या शेप साइज में कुछ फर्क होगा, सिंपल एप्पल्स की जगह कॉइन्स मान लो तो कॉइन्स, बात वही। मेरे पास कितने लोग हैं, एप्पल्स की बात करूं मैं, 11 एप्पल्स हैं, कितने में बांटने हैं, 2 लोगों में बांटने हैं। मैंगोज की बात करूं, मेरे पास 4 मैंगोज हैं, 2 लोगों में बांटने हैं। और ऑरेंजेस कितने हैं, 3 हैं, और ये भी 2 लोगों में बांटने हैं। कितने तरीकों से, सेम ही 2 लोग हैं, कितने तरीकों से मैं 11 एप्पल्स को 2 लोगों में बांट सकता हूं। आप कहेंगे सर 11 + 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप इस चीज को कि 12C1। अब मैं डायरेक्टली लिख दूं यहां पे 4 + 1 5C1 आएगा, और यहां पे मेरे पास 4C1। क्या यही होगा, 2 लोगों में 11 एप्पल्स कितने तरीके से, इतने तरीके से। मैंगो 4 मैंगोज 2 लोगों में इतने तरीके से, और 3 ऑरेंजेस इतने तरीके से। अब मेरे पास जो ये 2 लोग हैं सेम है ना, तो एक आदमी के पास कुछ एप्पल्स जाएंगे, कुछ मैंगोज जाएंगे, और कुछ क्या जाएंगे, ऑरेंजेस जाएंगे। तो टोटल कितने तरीके बन जाएंगे बांटने के। अब इस केस में मेरे पास सेम ही आदमी है, तो उसके अंदर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। क्यों मैं कह रहा हूं, देखो 12 तरीकों से मैंने क्या करा, एप्पल को मैं 2 लोगों में बांट सकता हूं, 11 एप्पल्स को, मेरे पास कितने पेज हैं, 12। तो मेरे पास क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 लोगों में अगर मैं एप्पल्स को बांट रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास 0 से लेके कितने केसेस बनेंगे, 11 तक पहले पर्सन पे जाएंगे। पर्सन 2 की बात करूंगा तो मेरे पास 11 से लेके यहां पे 10, उल्टा चलेगा ना अभी, और यहां पे 0। टोटल मेरे पास कितने वेज हो गए, टोटल 12 वेज हो गए। अब पहले पर्सन को मान लिया मैंने कहा कि 2 लोग हैं मेरे पास, ठीक है, पहले पर्सन को मुझे 0 मिले, दूसरे पर्सन को 11 मिले, पहला तो ये हो गया मेरे पे केस। उसके बाद अगर मैं पर्सन 1 और पर्सन 2 में एप्पल्स की जगह क्या मान दूं, मैंगोज बांट दूं, तो 0 से 4 तक है, 4 मैंगोज हैं, 0 1 2 3 4, यहां पे 4 3 2 1 0, कितने केसेस बन गए, 5 केसेस बन गए। अब मेरे पास टोटल अगर खाली एप्पल्स और मैंगोज होते तो आप कहते सर पहला केस यहां से लिया, ये 5 हो सकते हैं इसके बाद, कि इसे 0 मिले, इसे 11 एप्पल मिले, और यहां पे इसे मैंगो 0 और इसे मैंगो 4 मिले। फिर सेकंड 5 यहां पे बने, फिर 5 इससे, 5 इससे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं, खाली एप्पल्स और मैंगोज को बटा जाता तो आप कहते सर 12 इंटू में 5 60 केसेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास खाली 2 नहीं है, एक और चीज है, मैं ऑरेंजेस को भी बांट रहा हूं, तो 4 केस ये भी हैं, तो मल्टीप्लीकेशन होगी 12 इंटू में 5 इंटू में 4, क्या आंसर आ जाएगा, 240। इतने तरीकों से मैं बांट सकता हूं, खत्म हो गया क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी यहीं तक खत्म होती है। आई होप ये अच्छे अच्छे सवाल देख के आपको मजा आया होगा, और एग्जाम में अगर पूछ लिया गया बाई चांस तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरी मजबूरी है कि मेरे को आपको बैगर्स थ्योरम भी, लास्ट टाइम जब मैं कह रहा था, क्या मैं कह रहा था आप स्किप करके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइम मैंने बैगर्स थ्योरम भी आपको इसलिए कराई क्योंकि वैकेंसीज क्या है हमारे पास कम है, प्रोबेबिलिटी के अच्छे सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अब हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मुझे बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्ट तरीके से कैसे करना वो भी बताना पड़ा, मेरे को ये भी बताना पड़ा कि बैगर्स थ्योरम भी आप देख के जाओ, अगर आ गया तो कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी हम छोड़ नहीं सकते। हमें एग्जाम जब हम देने जा रहे हैं मैथ्स के, मुझे 30 के 30 क्वेश्चन आप लोगों के सही चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप 29 या 28 करके आओ, 1-2 क्वेश्चन आपका इसलिए छूट जाए, आपको आता नहीं। अब आपको सब कुछ करके जाना है, आपको 30 के 30 क्वेश्चन सही लाने हैं। प्रोबेबिलिटी नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा टाइम आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन आपके आंसर आ जाएंगे। स्टेटिस्टिक्स सिंपल है, ठीक है, उसका मैंने क्रैश कोर्स भी डाला हुआ है, डिटेल्ड कोर्स से करोगे तो उसमें और अच्छे लेवल के सवाल भी हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ही कर लोगे। प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन आएगा, ये आपने दोनों क्लासेस अगर देख ली हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, वरना डिटेल्ड कोर्स से आप करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आप ऑफिसर बैच जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया रखा और यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे और बाद में, ठीक है, तो वो ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर से फिर से नई सीरीज हमारी स्टार्ट होगी जिसमें डेली टारगेट्स नहीं दिए जाएंगे एस्पिरेंट को, जिससे कम से कम टाइम में वो प्रिपेयर कर पाए।
मैथ्स की कंप्लीट तैयारी के लिए आप द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैथ्स या किसी और कोर्स में और ऑफिसर बैच में अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप helpdesk.rb@gmail.com पे मेल कर देंगे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। वहां पे आपको वो बता दिया जाएगा कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोर्स है ऑफिसर बैच के अंदर। So that's it guys, that's my time. I hope you enjoyed the video. Bye bye, take care, have a nice day and जय हिंद। किसी को कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए।